Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी और अभी तो फुल ऑन, जिसको कहते हैं ना, फुल ऑन स्विंग में होगी, राइट? ठीक है, क्योंकि IGKO का एक एग्जामिनेशन आपको मालूम है, एक की डेट जो है वो जा चुकी है, जिसके ऊपर हमने बहुत सारी पढ़ाई उसके लिए भी की थी। और अब सेकंड डेट जो आने वाली है उसके लिए भी हम काफ़ी सारी जो अपनी जो जिसको आप कहते हैं ना, थोड़ी सी एम्प अप कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को। ठीक है, तो अपन आज क्या करने वाले हैं, इसी सिलसिले में एक्चुअली आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं कुछ लाइफ स्किल्स। हमने बहुत सारे टॉपिक्स लाइफ स्किल्स पे कर लिए हैं। आपको ओवरऑल जो उनका एम्फेसिस है, क्या ज़रूरी है, क्यों है, किस वजह से लाइफ स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको पढ़ाई जा रही है स्कूल लेवल से, यू नो एवरीथिंग ऑफ दैट, राइट? मतलब सब कुछ अपन ने पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आई होप नहीं होगी, क्योंकि हमने बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ा था। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन, लाइफ स्किल्स, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि वो एग्जामिनेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, लाइफ का भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ज़िंदगी जीने के तरीके बताता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा MCQ है, या MCQs हैं फॉर दैट मैटर, जो हम बिगनर और अचीवर लेवल के करने वाले हैं, वो लाइफ स्किल के ऊपर है। मतलब इसमें लाइफ स्किल देखिए एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मैथमेटिकल गणित जो होती है ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गणित के फंडे कई बार काम नहीं करते। मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 2 और 2 4 ही हो। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ आपको सही लग रही है, एथिकली सही लग रही है, आपको मालूम है IPS और IAS ऑफिसर्स जो बनते हैं, मतलब UPSC की जो परीक्षा देते हैं, उसमें भी एक नया कुछ टाइम से एक नया आपको मालूम है सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, एथिक्स का। ठीक है, और वो इसलिए पढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि ये तो समझ गए कि भैया आपको बहुत नॉलेज है, आपने बहुत पढ़ लिया, आपने साइंस पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, साहित्य पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन क्या आप में एथिक्स या मोरालिटी है, जो कि ज़रूरी है लाइफ में लॉन्ग टर्म। अगर आप एक अच्छे अफसर बन गए, तो अच्छे अफसर बनने के लिए क्या वो मोरालिटी होना ज़रूरी है। इसी के साथ एक्चुअली आप लोगों को भी लाइफ स्किल सिखाई जाती हैं। ठीक है, कि पता चला आप एग्ज़ाम तो टॉप कर रहे हैं, बट एज अ पर्सन आप डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सुनिश्चित किया जाता है। अब ये फंडा समझ में आ गया। इतना सारी जो बातें मैं करती हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जो हम MCQs करने वाले हैं, इसमें कोई एग्जैक्टली सही आंसर आपको कैसे निकालना है, आपकी जिसको हम कहते हैं ना, जो चीज़ आपको सही लग रही है एथिकली, मॉरली, आपकी गट फीलिंग के हिसाब से, या फिर आप जिसको कहते हैं कि आपको जो चीज़ें आज तक हमने पढ़ी हैं उसको अगर आप कह रहे हैं ना, एकदम निचोड़ जो है वो आपको इन MCQs में नज़र आएगा। ठीक है, और जैसे आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जिसपे पढ़ाई करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होती, कोई आपको क्या नहीं करना होता, कोई पैकेज परचेज नहीं करना होता, कूपन अप्लाई करना है, 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए, उसके बाद अगर ये MCQs अटेम्प्ट करना है, तो अब आपसे मैं कहूँ कि 4 पढ़ा दिए, अब जो है आपको हमें पैकेज हमारा परचेज करना है, इल्ले कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है और बढ़िया से करनी है। ठीक है, बैकग्राउंड स्टडी बहुत हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा था कि इसमें बैकग्राउंड स्टडी की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने बेसिकली बिगनर्स और अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अ डिज़ायरेबल स्टडी हैबिट फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है, अब ये समझ लो कि भैया इसमें से कौन सा ऐसा आप कह सकते हैं आपकी ऐसी कौन सी आदत है या ऐसी कौन सी हैबिट है जो होनी चाहिए या जिसके होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप बात करते हैं एक स्टूडेंट के तौर पे। तो ये चीज़ तो आप खुद लोग समझते हैं, है ना, आप लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, तो ये बात तो आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए जानना, समझना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। अब हैविंग अ टाइम टेबल फॉर स्टडी विच इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट्स इन रोटेशन, हैविंग अ रेगुलर एंड स्पेसिफिक स्टडी टाइम एवरी डे, jotting down points and summarizing what has been read in one's own word, always reading loudly। अब देखो, इसमें से एक बात सिंपल सी समझो कि जैसे मैंने कहा कि जब हम लाइफ स्किल के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों उसमें क्या होता है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ स्किल के बारे में यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे मैंने कहा मैथमेटिकल एक्यूरेसी या गणित की सर्टेनिटी जो है आप इस जगह अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। कोई एकदम क्लियर कट आंसर आपको नहीं मिलेंगे। कई बार आपको अप्लाई करना पड़ता है, कई बार वो सब्जेक्टिव अप्रोच लगाना पड़ता है, कई बार आपको अपना जिसको कहते हैं आकलन करना पड़ता है, रैशनल अप्लाई करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो फंडे हमने लाइफ स्किल में पढ़े हैं वो सारे के सारे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अब देखो, क्या
आपके लिए ज़रूरी है कि भैया एक स्पेसिफिक टाइम टेबल रखो, ठीक है, और क्या करो जिसमें जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं उनके लिए सबके लिए आप स्पेसिफिक टाइमलाइन फिक्स कर दो कि भाई मुझे इंग्लिश है तो मुझे इंग्लिश 40 मिनट पढ़ना है, मैथ्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी होती है, मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है तो चलो मैं उसके लिए 60 मिनट्स रखता हूँ, या मुझे साइंस में और स्पेशली अगर मैं बायो का सब्जेक्ट है तो बायो मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, तो चलो वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी तो उसके लिए भी 40 मिनट्स काफ़ी हैं, ठीक है। और उसमें से अगर आपको लगता है कि यार सबसे मुश्किल केमिस्ट्री लगता है, केमिस्ट्री तो पल्ले ही नहीं पड़ता क्या क्या होता है, तो चलो उसके लिए मैं 80 मिनट्स रखता हूँ, ठीक है। तो ये जो है आप वीकली टाइम टेबल जिस तरह से आप अपना सेट करते हैं, ये पर डे भी हो सकता है, ऑल्टरनेट डे भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से उसको टाइम टेबल को वर्क करना है और आपको किस तरह से पढ़ना है। अब आपको मालूम है एक और चीज़ हम जब छोटे थे, मतलब ये आप लोगों ने भी किया होगा, सब बच्चे करते हैं, हमने भी किया था, तो हम जब छोटे थे तो बड़ा बड़ा टाइम टेबल लगाते थे, बड़ा बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल जो था घर में लगता था, उसमें लिखा हुआ होता था वेक अप एट सो एंड सो टाइम, देन ईट ब्रेकफास्ट, देन स्टडी फ्रॉम दिस टू दिस आवर, देन डू दिस, देन डू फलाना, देन डू ढिमका, देन प्ले टाइम फ्रॉम दिस टू दिस, शाम के टाइम पे यहाँ पे इवनिंग लाइक इवनिंग स्नैक्स टाइम फ्रॉम दिस टू दिस, प्ले टाइम फ्रॉम दिस टू दिस, उसके बाद पढ़ाई के जो टाइम है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे, और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद स्लीप टाइम, है ना। ये टाइम टेबल सबने बनाया होता है, स्कूल टाइम पे भी हम बता रहे हैं, हमने कॉलेज टाइम तक भी बनाया है ये टाइम टेबल। ये टाइम टेबल बहुत ही बढ़िया तरीके से कितने दिन काम करता है, मतलब मेरे मामले में तो कम से कम हफ्ते भर तक बहुत सही चलता था, उसके बाद वो धीरे 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 जो नैया है वो टाइटैनिक जो थी वो डूब जाया करती थी, ठीक है। तो सब जो है धरा धरा रह जाता था। तो है ये मेरे साथ था, आपके साथ कुछ और स्टोरी हो सकती है, आप हो सकता है मुझसे ज़्यादा सिंसियर हो एज अ स्टूडेंट तो आप उस पर स्टिक करते हो, या फिर आप कहते हैं कि भाई एक रेगुलर या स्पेसिफिक स्टडी टाइम होना चाहिए रोज़, है ना, कि आपने फिक्स कर लिया कि दुनिया में कुछ आए, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूचाल आए, कुछ आए, आपको 4 से 6 पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। और मैं ट्यूशन जाने की बात नहीं कर रही, आपको पढ़ाई करनी है मतलब करनी है, ये आपने एकदम सुनिश्चित कर लिया और उस पर आप बैठ ही जाते हो टेबल पे। अब वो बात अलग है कि आप टेबल पे बैठ गए लेकिन आपका दिमाग जो है वो कहीं और घूम रहा है, आप सोच ही रहे हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ था, वो मैम ने क्या कहा, आज जो अपना जो सॉकर मैच होना है उसका क्या होने वाला है, या वो जो बुक अपन पढ़ रहे थे उसके आगे क्या होगा। तो ऐसी पढ़ाई का मतलब नहीं होता, ठीक है। मतलब आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड आवर्स लिया और उसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जॉटिंग डाउन पॉइंट्स एंड समराइजिंग व्हाट हैज़ बीन रेड इन वंस ओन वर्ड, कई बार ये बड़ा काम होता है, कई बार ये इंपॉर्टेंट किस लिए होता है आपको मालूम है, जब हम स्पेशली भाषाओं का वो करते हैं ना, जो किसको कहते हैं आप क्या बोला जाता है, अभ्यास, हिंदी में वर्ड था अभ्यास, ये प्रैक्टिस करते हैं जब भाषाओं की, तब ये बहुत काम आता है। क्या होता है, आपको पॉइंट्स आपने जो पढ़े आपने वो जॉट डाउन कर लिया और उसके बाद आपने उसको समराइज़ किया अपने हिसाब से और आपने उसको अपने वर्ड्स में बोला। ये चीज़ जब मैं स्कूल में थी तो मैं आपको अपने बारे में इसलिए बताती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कई तरह से आप भी मोटिवेट हो सकते हैं, कई आपकी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकती हूँ, राइट। तो ये 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए ना, सीखना, राइट। मतलब अब ये इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए एक तरह से। तो इसमें क्या होता है कि मैं जब छोटी थी तो क्या होता था पता है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ जो मेरे फादर मेरे साथ करते थे। तो वो क्या करते थे, उनको लगता था कि इसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, जैसे मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोगों में भी होनी चाहिए, क्योंकि आप IGKO का एग्जाम दे रहे हैं, GK VK का एग्जाम दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि भैया डेली अफेयर्स और करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, और उसका तरीका जो न्यूज़पेपर से बेटर कुछ नहीं होता आज भी नहीं होता, ठीक है। और न्यूज़पेपर की जो भाषा होती है ना वो बहुत रिफाइंड होती है, चाहे आप इंग्लिश उठा लीजिए, चाहे हिंदी उठा लीजिए, चाहे आप दैनिक भास्कर उठा लीजिए, आप कौन कौन से आते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स उठा लीजिए, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, चाहे आप द हिंदू उठा लीजिए, इनकी जो भाषा होती है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी सही भाषा होती है ना, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, और बाकी आपकी अगर रीजनल लैंग्वेजेस हैं तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जो लैंग्वेज होती थी, खासकर जो कॉलम्स होते थे, तो मुझे मेरे फादर कहते थे कि कॉलम उठा लो, कोई भी एक पैराग्राफ उठा लो और इसको क्या करो, इसको पढ़ो, 3-4 बार पढ़ो, एक बार में तो आता नहीं है समझ में, छोटे थे, 3-4 बार पढ़ो तो अपने आप दिमाग में एक जो खाचा है वो बन जाएगा, कुछ पूरी एक एक शब्द नहीं भी समझ में आ रहा तो एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करो कि उसको पढ़ो और फिर उसको समराइज़ करो, जो बेसिक पॉइंट्स हैं कि उसमें आपने जो पढ़ा उसके बेसिक पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, उसको समराइज़ कर लो और फिर उसको अपनी भाषा में जो भी तुम्हें समझ में आता है उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। तो ये मेरा टास्क हुआ करता था, मुझे नॉर्मली हफ्ते में एक दिन वो मिला करता था, ठीक है। तो ये जो है इस तरह की चीज़ हो गई। और ऑलवेज रीडिंग लाउडली, ऑलवेज रीडिंग लाउडली एक्चुअली इंसान तब करता है, पोइट्री हमेशा जैसे या काव्य हमेशा कहते हैं कि आपको
बोल के या ऊंचा ऊंचा जो बोल के आपको लाउडली रीड आउट करना चाहिए, ताकि आपको जो उसके जो मीटर है वो आपका सही बैठे, है ना। ये काव्य के लिए बोला जाता है, या ये बात बोली जाती है जैसे मैंने कहा पोएम्स के लिए या हाइकू के लिए या नज़मों के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप किताबें पढ़ते हैं और आप किताबें बहुत स्पीड पे पढ़ते हैं, लाइक आपकी जो पर मिनट स्पीड है वो रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, तो ऑलवेज रीडिंग लाउडली ये काम नहीं करता, ठीक है। तो ये अपन काट देते हैं अब, क्योंकि आप लोग अभी तक तो मैं मानती हूँ कि आप लोग बहुत एविड रीडर्स बन चुके होंगे, आप लोग 9th ग्रेडर्स हैं, तो ये पॉइंट अपन काट देते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे सही चीज़ क्या है, 1 2 and 4 ओनली, 1 2 3 2 3 4 1 3 4। अब इसमें आंसर अपन देख लेते हैं, तो 1 2 3 ओनली, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये तीनों ही चीज़ें जो हमने बोली, ये अपन ने क्या डिस्कशन किया था, ये तीनों ही सही हैं, है ना। मतलब ये तीनों ही सही हो सकती हैं, पर तीनों ही पद्धतियाँ जो हैं वो अच्छी हैं, राइट। ये हमने अभी डिस्कशन किया, तो हमें पता चल गया कि भैया फोर्थ जो है इसमें से वही हमारे काम का नहीं था, ठीक है। तो आंसर जो है वो जाहिर सी बात है 1 2 and 3 ओनली, राइट। सो यू गेट द आंसर ओवर देयर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्दी हैबिट, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक स्वस्थ हैबिट या एक स्वस्थ आदत नहीं है, वो कौन सी हो सकती है। गोइंग टू बेड लेट, रीडिंग बुक्स और मैगजीन वाइल लाइंग डाउन, ओवर थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दीज। गोइंग टू बेड लेट, अब ये तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। किसको बोलना जाता था, बचपन का एक अपन वो सुनते थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, राइट। तो ये तो मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही पुराना एग्जाम है, तो ये तो गलत हो नहीं सकता बॉस, है ना। ये तो बिल्कुल सही है आज की डेट में भी, मतलब ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, इसको अगर फंडा भी देखो ना, अप्लाई भी करो तो भी बहुत सही है। मतलब जितने बड़े लोग हैं ना, जितने प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको मिलेंगे, चाहे आप किसी भी उससे उठा लीजिए, मतलब आपको अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो अक्षय कुमार उठा लीजिए, अगर आप डिफेंस सर्विसेज में हैं तो अगर आप जनरल बिपिन रावत को अपना आदर्श मानते थे तो आप उनको ले लीजिए, आप मोदी जी के भक्त हैं तो मोदी जी को ले लीजिए, आप जिसको भी मानते हैं, या फिर आप जग्गी वासुदेव सदगुरु के भक्त हैं तो आप उनको ले लीजिए। लेकिन आप जिसको भी व्यक्ति को आप मानते हैं या आप फॉलो करते हैं, उनके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सब लोग जो हैं, इनके अंदर एक चीज़ आपको हमेशा कॉमन मिलेगी, एक तो डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं लाइफ को जीने का एक अनुशासन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर अर्ली राइजर्स, ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो अर्ली राइजर्स हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, दिन की शुरुआत जो है सुबह से करते हैं। नॉट नेसेसरली ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं करती मैं, लेकिन फिर भी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज जो है ये फंडा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत लंबा दिन होता है जो कि आप क्या कर सकते हैं, यू कैन पुट टू यूज़, और आपकी एनर्जी जो है वो सही जगह कॉन्सेंट्रेटेड आप रख सकते हैं। और मेरे साथ अगर आप बात करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस दिन आप जल्दी उठ जाते हैं ना सुबह, कभी आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह 4-5 बजे उठ के देखिएगा, ठीक है। जिस दिन स्कूल ना जाना पड़ा, स्कूल जाना पड़ता होगा तब तो मम्मी उठाती होंगी हिला हिला के, उठो उठो स्कूल जाना है, बस छूट जाएगी, तैयार हो, नहाओ, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। तो वो बात छोड़ देते हैं अपन। लेकिन जिस दिन अपन को स्कूल जाने की जल्दी नहीं हो, मतलब छुट्टियाँ जब चलती है ना, हालांकि थोड़ा पेनफुल है, बहुत कष्टदायक काम होता है कि छुट्टी के दिन कोई जल्दी उठा दे, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत आपको एक आध दिन कोशिश करना, सुबह 4-5 बजे उठ जाओ, बढ़िया से जाओ, सूरज जो उगता हुआ सूर्य है वो देखो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद देखना कि जब 10-11 है, वो ऐसा लगता है कि 10-11 अभी तक 11 ही नहीं बजे, अभी तक अपन ने सब कर लिया, अपन वॉक भी कराए, नहा भी लिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, सब कर लिया, और अभी 10 ही बजे हैं, बस 10 ही बजे हैं बस। और पता चला कि आप जिस दिन सोते रह गए, आप सो गए, तो पता चला आप 11 बजे सो के उठ रहे हैं, तो आपका ब्रंच जो है वो आपका ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पा रहा, लंच भी नहीं हो पा रहा, ब्रंच हो रहा है, फिर आप पूरा शेड्यूल जो है आपका, स्केड्यूल भी कह सकते हैं उसको, लेट हो रहा है और खिंचता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितना प्रोडक्टिव टाइम है जिस दिन आप सुबह उठ जाते हैं, राइट। तो ये गोइंग टू बेड लेट, ये तो भाई साहब बहुत ही ख़राब हेल्दी आदत है, तो ये तो बिल्कुल भी हेल्दी आदत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल है ही, ठीक है। अब रीडिंग बुक्स और मैगजीन्स वाइल लाइंग डाउन, अब आप लेटे लेटे जब किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, ये नॉर्मली होता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, है ना। तो आप बढ़िया से आपने एक काउच पे आप लेटे, काउच पोटैटो टाइप, और आपने एक लगाया तकिया, और आप बढ़िया से पढ़े हैं, और आप क्या रीड कर रहे हैं, आप लेटे लेटे किताबें पढ़ रहे हैं, और फ्लिप करते जा रहे हैं और किताबें पढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो खैर किताबें क्या, आजकल हम मोबाइल जो है वो स्वाइप करते जाते हैं और हम वो देखते जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी डू, ठीक है।
तो ये आदत अपने आप में अच्छी है कि बुरी है? आप किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि भाई हम लेटे लेटे पढ़ते हैं, तो आपसे पहली बात तो ये बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात ये बोला जाएगा कि पोस्चर हमेशा सही होना चाहिए। किसी भी फिजिशियन के पास जाएंगे तो आपसे कहेगा कि भाई पढ़ाई करते हो तो डेस्क पे बैठ के किया करो, है ना, मतलब कमर सीधी होनी चाहिए। पढ़ाई करते हो तो बढ़िया बैठ के क्या करो, पूरे कॉन्शियस होके और कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी चाहिए। ये लेटे लेटे बैठे बैठे टेढ़े आढ़े लेट के क्या पढ़ाई होती है ना। घर में बड़ों से डांट भी पड़ती होगी, ठीक है। तो ये बात आ जाती है। ओवर थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, भाई साहब ये जो दिक्कत है ये सिर्फ बच्चों की नहीं होती, ये सबके साथ दिक्कत है ना। मतलब कई बार ओवर थिंकिंग के बारे में ये कहा जाता है दैट ओवर थिंकिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा रिफाइंड आर्ट है जो आपको उस प्रॉब्लम के बारे में भी आपको बता देता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब इसमें अगर मैं एक बात करूं तो एक कोटेशन थी एक बड़े फेमस राइटर की, हालांकि राइटर का नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं भूल गई हूं, लेकिन हाँ उसमें एक कोटेशन थी उनकी दैट यू नो आई ओवर थॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, आई ऑलवेज स्पेंड हाफ ऑफ माई लाइफ ओवर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, राइट, हाफ ऑफ विच एक्चुअली एग्जिस्टेड। मतलब क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा भाग प्रॉब्लम्स के बारे में ओवर थिंक करने में निकाल दिया है, ठीक है। और उनमें से जो प्रॉब्लम्स जो मैं ओवर थिंक करता था उनमें से आधी कम से कम सच में हुई हैं। मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा तात्पर्य ये कि आधी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब वो जो आधी थी भाई साहब वो हुई नहीं है लाइफ में कभी, ठीक है। आप जबरनी उसको तिल का ताड़ बना रहे हैं और आपने जबरनी पता नहीं क्या क्या सोच लिया और आप कहाँ के उसमें आपने प्रिज्यूम भी कर ली चीज़ें, आप अपने ही किसी दूसरे एजेंडा, दूसरे ही किसी आप टेंजेंट पे चले गए और आपने बिल्कुल जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको आपने इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम ये तो गलत है ही, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है, आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ दी, जाहिर सी बात है ये सारी जो है ये सारी ही खराब आदतें हैं, है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड क्वालिटीज ऑफ अ स्पीकर। अब जब हम स्पीकर की बात करते हैं, मतलब जो ओरेटर है या स्पीकर है ना, वक्ता है, उसकी अच्छी क्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटीज़, एक प्रभावशाली वक्ता होने के लिए अच्छी क्वालिटीज़ या वो कौन सी ऐसे गुण हैं जो आपके अंदर हों जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं या दूसरों से अलग मतलब काइंड ऑफ आपको अपर हैंड देते हैं या अपर एज देते हैं, ये समझना है, ठीक है। पहली बात, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद लिसनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप कोई बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे मैं आप ही से बात कर रही हूँ, है ना, मैं आप ही को मुखातिब हूँ, राइट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब आप ये सोचिए कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो अगर मैं सामने नहीं देख के बात करूँगी तो आपको मैं यहाँ देख के कुछ पढ़ा रही हूँ, पता है ऐसा होता है। वहाँ पे ना अच्छे वक्ता को ऐसा करना चाहिए, या अच्छा वक्ता अगर नहीं होगा तो वो कोई भी चीज़ जो है वो बहुत प्रभावशाली वे में नहीं कह पाएगा। तो आपको नहीं अच्छा लग रहा ना, आपको लग रहा है कि भैया हमसे बात कर रहे हो, हमको एड्रेस कर रहे हो, हमसे मुखातिब हो, तो सामने देख के बात करो, राइट। इधर उधर बगले झांकने का क्या मतलब है, लगता है ना ऐसा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और हालांकि मुझे मालूम है कि स्टेज पे जब हम जाते हैं तो कई लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, और बहुत ज़्यादा स्टेज फ्राइट होता है। मतलब क्या कि आप स्टेज पे चढ़े और आपको ऐसा लगा कि बिल्कुल हाथ पैर जो है कांपने लग जाते हैं, थरथरी आने लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और इस तरह की सिचुएशन कई बच्चों के साथ, कई स्टूडेंट्स के साथ होती है, ठीक है, कि वो वैसे तो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगर आप स्टेज पे जाने की बात करते हैं तो वहाँ पे बोलने में एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिचुएशन आपको अगर लगता है कि कुछ लोगों के साथ होती है, कुछ के साथ नहीं होती, तो मैं आपको भाई साहब ये बता दूं कि ये सिचुएशन 99% लोगों के साथ होती है। इट इज़ जस्ट कि आप उसको कैसे ओवरकम कर पा रहे हैं। आपको लगता है स्टेज फ्राइट लाइक, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बहुत सारी अपनी बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने बारे में ही बता सकती हूँ ना। मतलब एग्जाम्पल या तो इंसान कहीं से उठा सकता है या फिर अपनी बात कर सकता है। तो अपन क्योंकि अपनी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात करूँ तो आप लोगों को शायद ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हूँ, एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट अब तो नहीं हूँ, पहले थी हूँ, और अपन एक नॉर्मल रेगुलर लोग हैं। बहुत बड़े सारे लोगों की बात करते हैं तो कई बार वो हमें बिल्कुल आउट ऑफ क्या लगता है, आउट ऑफ लीग लगते हैं या अनअप्रोचेबल लगते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो क्या बात हो रही है, हाँ, तो जब आप बात करते हैं किसी से भी, अगर आप बात करते हैं तो हर इंसान के साथ ये होता है कि जब वो स्टेज पे चढ़ता है और इतने लोग सामने दिखते हैं आपको स्टेज पे से, तो कहीं ना कहीं धक धक जो है वो होती है, ठीक है। वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाला फंडा वो सब पे लागू होता है, ठीक है।
अब किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ वो चेहरे पे दिख जाता है, फंबल करने लग जाओगे आप, किसी की ज़बान जो है वो लड़खड़ाने लगती है, और कई लोगों के साथ क्या होता है, उनको फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, मतलब वो हाथ नर्वस होगा, उनका जो गेस्टिकुलेशन है, बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। और कई लोग दे आर सो गुड एट मास्टरिंग द आर्ट कि उनको सब कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ जो है वो बैक सीट पे चला जाता है, वो सब कुछ जो है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ये चीज़ बहुत सही है, मतलब इसमें आप जो भी एक लोग हैं आप उनसे आई कांटेक्ट करके और आप बिल्कुल नज़र से नज़र मिला के जो है अपनी बात उनके सामने रख पाते हैं, ठीक है, ये क्वालिटी है। पोजीशन योरसेल्फ टू फेस द एंटायर ग्रुप, ठीक है। अब आप बात कर लीजिए कि आप ऐसी जगह पर हैं, या फिर स्टेज पे तो चलो आप हैं तो नीचे बैठे हुए हैं, सब लोग आपको दिख रहे हैं, या फिर लेकिन अगर आप एक ग्रुप में हैं काइंड ऑफ, ठीक है, एक ग्रुप में हैं जिसमें आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, 50 लोग हैं उस ग्रुप में, तो आप ऐसी जगह पे आ जाइए, पोडियम नहीं भी है तो भी कम से कम ऐसी जगह पे आ जाइए जहाँ पे आप सबको देख पा रहे हैं, ठीक है, मतलब जितने लोग हैं आपको नजर आ रहे हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर मेकिंग अ स्पीच और समथिंग, जो भी व्हाटएवर लाइक यू आर ट्राइंग टू डू, राइट, इवन इफ यू आर रेजिंग अ पॉइंट और यू आर पुटिंग अ पॉइंट अक्रॉस, देन एटलीस्ट इट शुड बी कि आप ऐसी जगह पर हैं वे यू आर ऑडिबल इनफ, हर व्यक्ति जो कि इन्वॉल्व्ड है वो आपको सुन पा रहा है और आप उसको देख पा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब आप ऐसी जगह पे हैं व्हेन यू आर एबल टू फेस एवरीबडी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी लेफ्ट आउट फील नहीं हो रहा व्हेन यू आर स्पीकिंग। सेकेंड, वॉक अराउंड अननेसेसरली, वॉक अराउंड अननेसेसरली मतलब आप अगर एक जगह खड़े होकर बात कर सकते हैं तो एक जगह खड़े हो सकते हैं। कई बार मैं भी इधर उधर टहलती रहती हूँ, ठीक है, अब मैं इधर उधर टहलती रहती हूँ क्योंकि क्या होता है कि दिस इज द बेसिक वे, है ना, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है कि अपने यहाँ इस टाइम पे नो मैटर हाउ मच इंटरेक्टिव आई ट्राई टू मेक इट, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अपन भाई साहब एक एंड पे आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, राइट। अब आप लोग यहाँ होते, अगर ये ऑफलाइन क्लास का मॉडल होता तो ऑफलाइन क्लास में नॉर्मली इतना हम वॉक अराउंड नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे फिर आपकी तरफ से भी कुछ आता, मेरी तरफ से भी कुछ आता, तो चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वॉक अराउंड अननेसेसरली फोकट में इधर से उधर टहलने का मतलब नहीं होता। कई बार इधर से उधर टहलना मतलब स्पेशली ऑफलाइन सिनेरियो में या जहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे हैं तो कितने आदमी थे टाइप की फीलिंग देता है ना, कि वो गब्बर बोलता है ना भाई बात कर रहे हो किसी से, एक जगह खड़े होकर बात कर लो। अगर आप एक ग्रुप को संबोधित कर रहे हो, लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप इधर उधर वॉक करोगे तो उनका भी तो दिमाग इधर उधर जाएगा ना, कई बार ये होता है, राइट। तो वॉक अराउंड अननेसेसरली ऑफलाइन सिचुएशंस में इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। अब टॉक विद ऑल ग्रुप मेंबर्स इफ पॉसिबल। अब क्या हो रहा है, आप स्पीकर हैं, आप बोल रहे हैं, या आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं जहां से आपको सबसे बात करना इंपॉर्टेंट है, या यू रेजिंग अ पॉइंट, है ना, मतलब आप नेता हैं, अभिनेता हैं, जो भी हैं, मतलब एक ग्रुप के आप वक्ता हैं, एचआर हैं, मॉनिटर हैं, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, ठीक है। अब अगर आप खड़े होके बात कर रहे हैं किसी से, तो ग्रुप में जितने लोग हैं क्या वो अपनी बात जो है आपके सामने रख पा रहे हैं, क्या आप हर आदमी की समस्या एड्रेस कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर एबल टू कनेक्ट विद ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप और नॉट, एंड इफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप इज फीलिंग दैट दे आर हर्ट, है ना, मतलब आप उनसे बात कर रहे थे, हर ग्रुप के मेंबर को अगर ये चीज़ लग रही है, देन यू हैव काइंड ऑफ सक्सीडेड इन द वर्क दैट यू आर डूइंग, ठीक है। ये पॉइंट हो गए, ये चारों चीज़ें अपने समझ में आ गई। अब अपन इसमें बात करते हैं। नाउ अब बात ये समझ लो कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ है। जाहिर सी बात है कि वॉक अराउंड अननेसेसरली तो भाई साहब हमने बिल्कुल ही काट दिया, मतलब बिल्कुल ही यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है ना। अननेसेसरली वर्ड है यहाँ पे तो आप वैसे ही समझ गए। नेसेसरली का मतलब क्या होता है कि भाई जब ज़रूरत हो तब चलो। अननेसेसरली मतलब आप जबरन टहल रहे हो उधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। तो ये तो अपने आप में ही आपको समझ में आ रहा था कि गलत है, कट गया। बाकी सारे तीनों जो है वो बढ़िया है, सही है, तो इस वजह से आपको मार्क्स मिल गए इसमें, मतलब डी जो है इसका ऑब्वियसली आंसर है। नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन, चौथे पे आ जाते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की जब हम बात करते हैं, एडोलेसेंस मतलब भाई साहब बड़ी डिफ़िकल्ट एज, मतलब ये वो एज है कि जब आप बच्चे भी नहीं रहे और आप बड़े भी नहीं हुए, ठीक है। मतलब ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली एज है। ये वो एज है जब घर के कोई बड़े डिसीजंस हो रहे हैं, कोई बड़ी बातें हो रही हैं, तो आपको कमरे से भगा दिया जाता है कि जाओ बड़े बात कर रहे हैं, अभी अंदर नहीं आओ, ठीक है। अभी इतने बड़े नहीं हुए हो तुम कि यहाँ पे बैठो और ये सब बातें सुनो, या इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम कि यहाँ बैठो ये सब बातें सुनो, बड़े डिस्कशन करें, बड़ों के आप बीच में नहीं बोलते, जाओ अपना काम करो, ठीक है। ये वो वाली एज है। और ये वो वाली एज भी है जब आप अपना कमरा गंदा कर देते हैं या अपनी किताबें उठा के नहीं रखते, तो आपका सीधा कंपेयर होता है कितने बड़े होकर समझ में आएगा तुमको। हाँ, इतने छोटे होकर तुम्हें ये दिमाग में नहीं आता कि तुम्हें अपनी चीज़ें संभाल के रखनी है, तुम्हें इतना मतलब सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम अपनी चीज़ों का ख्याल रखो, या अपने स्कूल से आके अपने जूते जो है जगह पे रखो, या अपना यूनिफॉर्म जो है जगह पे रखो,
या अपना बैग खुद जमाओ, मतलब कब समझ में आएगा? इतने बड़े हो के, हम तुम्हारी उम्र में थे तो पता है कितना काम करते थे, इतने बड़े हो गए तुमको बच्चे हो अभी। तो ये जो एज होती है ना कि क्या बच्चे हो अभी और इतने बड़े भी नहीं हो, बड़े बात करें बाहर जाओ, ये जो बीच का जो एज है ना भाई साहब, ये जो बीच की एज है, ये सबसे कंफ्यूजिंग एज है, सबसे कंफ्यूजिंग एज भी है। और ये सिर्फ हर तरह से कंफ्यूजिंग है, ये पूरी एक तो दुनिया आपके आसपास की आपको कंफ्यूज कर रही होती है इस टाइम पे, और उसके अलावा पता है क्या होता है उस टाइम पे, ये दिक्कतें होती है कि आपके खुद के साथ भी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होता है, क्योंकि आप एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली एज में भी रहते हो, बच्चे बच्चे आप फील नहीं करते, बड़े बड़े आप हुए नहीं हो, ठीक है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, प्यूबर्टी भी आप धीरे धीरे गेन कर रहे हो, आपकी आवाज़ में भी चेंज आ रहा है, आपके लड़कों की छोटू सी दाढ़ी वाली जो एज है वो भी आने लगती है, आवाज़ जो है भारी होने लगती है, फीमेल बॉडी जो है आपकी वो भी चेंज होने लगती है, आपके जेनिटल्स में चेंज आने लगता है, आपको आप कह सकते हैं आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है फॉर द गर्ल्स, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें, एंड द सिमिलर चेंजेस आर हैपनिंग विद बॉयज़ टू। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू आर नॉट वेरी कंफर्म अबाउट योर ओन आइडेंटिटी एंड यू आर इन द काइंड ऑफ अ फ्लक्स, है ना। और ये टाइम मैं आपको बता दूं, ये समय सबके साथ होता है, ट्रस्ट मी, सबके साथ होता है, माँ बाप के साथ भी हुआ है, आपके टीचर्स के साथ भी हुआ है, आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी हुआ है, आप किसी को भी ले लीजिए, सबके साथ होता है। जब आपको लगता है कि यार ये जो टाइम है, मतलब मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है ना, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, ये वो टाइम होता है जब थोड़ा सा दिमाग जो है वो घुमा हुआ सा रहता है। और इस टाइम पे दुनिया, जिसको मैंने कहा ना, बड़ी चमकीली सी दुनिया नज़र आती है, या तो बड़ी चमकीली सी नज़र आती है या बिल्कुल ही डार्क नज़र आती है, मतलब बीच का जो भाई साहब, जो अब आप आयरनी देखिए सिचुएशन की, कि एज जो है वो बीच की है, ठीक है, और बीच की कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, है ना। बीच का जो रास्ता है, जिसको हम कहते हैं एक मॉडरेट लाइफ, वो आपके पल्ले नहीं पड़ती, या तो बिल्कुल ही इधर होता है सब कुछ बहुत ही एकदम ही, जिसको आप कहते हैं बाग टाइप है, या फिर सब कुछ ही बिल्कुल ही अंधकार में जीवन है, इस टाइप की भी फीलिंग आती है। फिर उस टाइम पे आपके ऊपर स्कूल का भी प्रेशर बहुत होता है, मतलब ये टाइम होता है जब आप बिल्कुल मिडिल स्कूल से हायर स्कूल में जाते हैं, एकदम से अभी तक जो टीचर्स आपका हाथ पकड़ के चल रही थी या स्पून फीड करा रही थी, वो रातों रात आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब आप बड़े हो गए हैं, राइट, यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स मैन। आपको अभी तक जो आप पढ़ रहे थे सोशल स्टडीज़ में, वो अपनी जगह, अब आपको सब कुछ अलग अलग पढ़ेगा, अब आपको रिफ्रेशर भी पढ़नी है, आपको पुराने पेपर्स भी पढ़ने हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है, आपको सब करना है, ठीक है। तो ये प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत बढ़ गया। सबसे बड़ा प्रेशर जो होता है कौन सा होता है? पीयर प्रेशर, ठीक है। मेरी फ्रेंड के पास फलाना है, या मेरे फ्रेंड ऐसा कर रहे हैं, या वो डोमिनोज जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, या वो मैकडी का बर्गर उनको खाना था तो मैं भी वही खाऊंगी, या मेरी फ्रेंड के पास क्या है, या मेरे फ्रेंड के पास ऐसा बैट है तो मुझे भी ऐसा बैट चाहिए। ये जो पीयर प्रेशर होता है ना, ये बहुत तबाह करता है इस उम्र में, बहुत तबाह करता है, और सबको करता है, ठीक है। ये जो आप कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा नहीं होता बच्चा इस एज में जिसके ऊपर ये पीयर प्रेशर नहीं होता। हमने भी झेला है, आप भी झेलते होंगे। आपको लगता होगा कि आपके माँ बाप को या आपके टीचर्स को समझ में नहीं आता, हमको भी लगता था, लेकिन इवेंचुअली जब हम उस फेज में आए तो हमको ये समझ में आया कि भैया सबके समझ में आता है, ठीक है। और इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अप्रोच कीजिए और बात कीजिए। ये जो आपको लगता है ना कि हमें कोई नहीं समझता, इसलिए आप जो हर चीज़ जो है अपने अंदर गांठ बना के अंदर रखते जाते हैं, डोंट डू दैट, गो आउट एंड टॉक टू पीपल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबके साथ होती है। तो ये बात हो रही है आपकी एडोलेसेंस की, ठीक है। अब इसमें देखो, टीनेज काउंसलिंग, कम्युनिकेशन वर्कशॉप, पॉजिटिव रिलेशन विद पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई, इन सब का सार क्या निकला? इतनी सारी जो बातें हुई, इसका मतलब ये निकला कि पहली चीज़ तो यह है कि भाई अगर ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं समझ पा रहा है, किसी को आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां समझ में नहीं आ रही हैं, बड़ों को, मतलब बार बार कोई बड़ा है वो ये डायलॉग मार रहा है कि यार तुम्हारी लाइफ में क्या दिक्कत है, तुम्हें सब कुछ मिलता है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें जो बोलते हो ला के दे देते हैं, जो बोलते हो वो कह देते हैं, जो मांगते हो तुमसे एक ही चीज़ तो एक्सपेक्ट की जाती है कि बस पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ, बस। बाकी और क्या तुमसे बोला जाता है कि तुम घर के काम करो, कि तुम ये करो, कि तुम वो करो, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। माँ बाप हैं, लगे हुए हैं, और ये नहीं कि तुम्हें समझ में आए कुछ भी, है ना। सब कुछ मिल रहा है तो तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है। इस तरह के डायलॉग बोले गए होंगे, राइट। सबको बोले जाते हैं कि भाई अपना 100% दो ना, तुमसे बाकी कोई, तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें घर चलाना है। ये डायलॉग बोले जाते हैं, कई बार पेरेंट्स बोल देते हैं, पर उनके मन में कुछ नहीं होता, वो अपने फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, उनकी अपनी दिक्कतें रहती हैं, जो कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपसे थोड़ी सी बड़ी रहती हैं, इन द सेंस कि उनको बाहर जाना है, रोज़गार कमाना है। आपके लिए वो बाहर दुनिया में जब निकलते हैं तो वो 10 तरह के लोगों से मिलते हैं, 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी जो है वो
सोशल स्ट्राटा उनको में जब वो जाते हैं एक जगह, वो उठते बैठते हैं एक सोशल सर्कल में, उसके बहुत ऑब्लिगेशन होते हैं। उनको ये फ़िक्र होती है कि कहीं कोई चीज़ ऊपर नीचे ना हो, आपके बिल्स जो हैं वो टाइमली पे हों, आपको जो चीज़ें चाहिए, आपकी कोचिंग से लेके आपकी किताबों से लेके सब चीज़ों की जो फ़िक्र है वो उनको होती है, ठीक है। उसके अलावा जब आप ये समझते हैं कि उनके ऑफिस में कई बार बॉस से झगड़ा हो जाता है, कई बार कोलीग से नहीं जमती, कई बार डेडलाइन होती है जो मीट नहीं कर पाते, तो कई बार क्या होता है ऑफिस पॉलिटिक्स का भी वो हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, वो भी दिक्कत है। या अगर आपको लगता है कि आपकी मदर्स जो हैं वो होम मेकर्स हैं, तो उनको भी 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको भी लगता है कि आज मेड नहीं आई, इतना सारा काम है, ग्रोसरी जो है वो लेने जानी है, या घर के 50 काम हैं जो पड़े हुए हैं, अभी काम नहीं हो पा रहा है, दिवाली की साफ़ सफाई करनी है, गेस्ट आने वाले हैं उनको एंटरटेन करना है, लंच में क्या बनना है, डिनर में क्या बनना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि वो भी अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं, ठीक है। ये बात ठीक है कि वो पेरेंट्स हैं, लाइक पेरेंट्स हैं, तो हमें लगता है दे आर परफेक्ट, हमारे लिए वो परफेक्ट होता है, लेकिन बेसिकली वो इंसान होते हैं, है ना। हमारे लिए वो बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं, बहुत हाई पेडिस्टल पे खड़े होते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि वो बेसिकली इंसान होते हैं, राइट। उनकी अपनी खूबियाँ, अपनी खामियाँ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इरिटेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार आपको ये लगता है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे, और कई बार उनको ये लगता है कि सब कुछ तो कर रहे हैं और उसके बाद भी ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नहीं समझ पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या करना है, अपना जो कम्युनिकेशन है ना, नेटवर्क, वो हमेशा क्लियर रखो किसी के भी साथ। चाहे अगर आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स और टीचर से पॉजिटिव रिलेशन बिल्टअप करो। आपको अगर ये चीज़ समझ लगती है कि भाई आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ पा रहे, आपको लगता है कि आपकी कोई मैम है जो कि फेवरेट हो, सबके साथ होता है, हर बच्चे के साथ स्कूल में उसके कोई ना कोई एक फेवरेट मैम या फेवरेट सर ज़रूर होता है, ठीक है, जो उसको बिल्कुल आइडियल लगते हैं, ठीक है। या वो आप कह सकते हैं एक मेंटरशिप का काम करते हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। बट व्हाटएवर, आपको जब लगता है दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, तो आप अपने जो दोस्त हैं, है ना, अब कई जो होते हैं बड़े फुकरे से दोस्त होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करने की जगह इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू गो आउट टू अ पर्सन जिसको थोड़ा सा ज़्यादा लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस है। बिकॉज ये मानो कि नहीं मानो, एक्सपीरियंस टॉक्स, है ना। मतलब ये कहावत कही जाती थी, ये मैंने भी सुनी है कहीं ना कहीं, कि भाई तुम पे हमसे गई है तो तुम पे आई है। मतलब हम इस दौर से निकल चुके हैं, हम ये सब कुछ जो तुम अभी कर रहे हो ना, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, तो ये तुम कर रहे हो आज, ठीक है। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम माँ बाप को बेवकूफ़ बना लोगे, तो ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, जो बंक करना क्लासेस से लेकर, और फ्रेंड के यहाँ जॉइंट स्टडी करना, और क्या ले ओवर पे जाना कि भाई पढ़ाई है, जो ग्रुप स्टडीज़ की जाएंगी, और ये करना वो करना, ये सब कुछ जो है ये दौर हमारा भी निकल गया है। ये आपने सुना होगा पेरेंट्स से, सारे पेरेंट्स बोलते हैं, सबके डायलॉग मारते हैं ये। और आज देखिए सबसे बड़ी आयरनी है कि जब आप पेरेंट बनेंगे, जब भी बनेंगे लाइफ में कभी ना कभी तो बनोगे, तो खुद भी इसी तरह के डायलॉग मारोगे, ठीक है, क्योंकि मैं अपने साथ देखती हूँ। अब बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी मदर पे, जो मेरी मम्मा कई बार बोला करती थी तो मैं बड़ा हंसती थी, है ना, और मैं कई बार उनको बोलती थी कि क्या माँ, कुछ भी, मतलब, है ना, कई बार इस तरह की चीज़ थी। अब माई पेरेंट्स एंड आई हैड द मोस्ट अमेजिंग ऑफ बॉन्डिंग इन द सेंस दैट दे वर द कूलेस्ट पेरेंट्स टू हैव, है ना। तो मुझे कभी कोई सिबलिंग ना होने का अफसोस नहीं हुआ, बिकॉज आई कुड ऑलवेज गेट अप टू देम, गो अप टू देम एंड डिस्कस थिंग्स। ऑफ कोर्स दे वर नॉट माई बेस्ट friends, but they were very good, they all had ears to understand कि भाई क्या दिक्कतें हैं, right? And I was the one who would always go and confide, हालांकि मुझे पता होता था कि कई चीज़ों पर मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, कई चीज़ों पे बहुत जूते पड़ने की भी आशंका है लाइफ में, लेकिन फिर भी आप जाके उनको बता देते थे कि भाई किसी तीसरे को जाके बताओ, उससे बेटर है इनको बता दो, इनसे डांट पड़ना ज़्यादा बेटर है लाइफ में आगे किसी बड़ी समस्या में उलझने से, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतना दिमाग था, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प किया। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि वो चीज़ें जिसपे मेरा कई बार मेरी मदर से एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट होती थी, वो आज की डेट पे मुझे लगता है कि यार वो चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप भी वही करते हैं, ठीक है, वही चीज़ें वही बातें आप भी करते हैं। तो यू बिकम योर ओन पेरेंट, यू बिकम अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन पेरेंट व्हेन यू बिकम अ पेरेंट योरसेल्फ। जो माँ बाप जो ये बात बोलते हैं ना कि जिस दिन माँ बाप बनोगे, जिस दिन तुम्हारे बच्चे होंगे, जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे, जिस दिन तुम हमारी जगह पे होगे, तुम तब समझोगे। तो ये डायलॉग एक्चुअली जो होता है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन लोग बोलते आ रहे हैं। और जब ये एक और डायलॉग होता है ना कि इस जनरेशन में तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब आज की पीढ़ी तो बिल्कुल बर्बाद, इनके पास कोई चीज़ ही नहीं बचे, ये भी जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। ये डायलॉग हमने भी सुना है, आप लोग भी सुनते होंगे, हमारे बच्चे भी सुनेंगे, आपके बच्चे आपसे सुनेंगे,
ये हमारे माँ बाप ने उनके माँ बाप से सुना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इस, ये जो जनरेशन गैप वाला फंडा है इसको ब्रिज किया जा सकता है। इस पर एक और बहुत बड़ी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, अगर वो मूवी देखी है ब्रेकअप के बाद, ठीक है, उसमें दीपिका पादुकोण थी, आयशा उनकी मदर थी, मतलब आयशा शर्मिला टैगोर बनी थी, और उसका एक डायलॉग था जो कि बहुत ही दिल को छुआ था मेरे, और वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बड़ी हकीकत है, बड़ी सच्चाई है ये। उसमें वो बोलती हैं कि शर्मिला टैगोर बोलती हैं, अपनी बेटी से किसी बात पे बहस हो जाती है, तो दीपिका पादुकोण उनको किसी बात के लिए बोलती है कि अम्मा आप यू डोंट अंडरस्टैंड मी, राइट, अम्मी या अम्मा या मम्मा या वट एवर, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड मी एंड यू जस्ट डोंट नो हाउ आई फील, एंड शी वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, सो फुल ऑफ यू नो एनर्जी एंड फ्रस्ट्रेशन, राइट। और वो कहती है कि यू नो, और वो अपनी बेटी से कुछ काइंड ऑफ काउंसिल करने की, काउंटर करने की कोशिश करती हैं, नहीं हो पाती बात, ठीक है। तो शी सेज कि यू नो, जब मैं पूरी ज़िंदगी, जब मैं यही चीज़ मैं करती हुई आई, और पूरी ज़िंदगी एक एज पे आने के बाद आज जब मैं इस पोजीशन पे हूँ, मुझे ये समझ में आया, आज जब मैं ये समझ पा रही हूँ कि मेरी माँ हमेशा से सही थी, मतलब उन्होंने जो भी चीज़ें मुझे बोली, कही, पढ़ाई, बताई, वो हमेशा से सही था, और मैं ज़िंदगी भर उससे स्ट्रगल करती रही, ज़िंदगी भर मैं उनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे मैं बहस करती रही। और जब तक मुझे ये बात समझ में आई कि मेरी माँ सही थी, हमेशा से सही थी, तब तक इतना देर हो गई थी कि मेरी बेटी मेरे सामने खड़े होकर बोल रही थी कि माँ तुम गलत हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो आपको ये जो लगता है ना, ये जनरेशन गैप का कॉन्फ्लिक्ट, ये होता ज़रूर है, आपको लगता ज़रूर है, लेकिन उतना बड़ा होता नहीं है कि आप उसको चाहें तो आप उसको पार नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर अपने पेरेंट्स से नहीं तो अपने टीचर से, जो आपको मेंटर लगता है लाइफ में, गो आउट एंड स्पीक टू दैट पर्सन, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस? ऑफ कोर्स दिस इज completely right, right? Communication workshops can also help, है ना। कई बार जब हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की समस्या की, आज की जनरेशन की जो है, जो मुझे लगती है बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये है कि हम बात नहीं करते, we don't talk, we don't communicate, and it is not just adolescent, it is about every age group। सबसे बड़ी दिक्कतें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स उत्पन्न ही वहाँ होती हैं जब लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं, यू नो, जब कम्युनिकेशन होना बंद हो जाता है, संवाद होना बंद हो जाता है। इट इज़ जस्ट यू नीड टू टॉक इट आउट, यू नीड टू जस्ट वेंट इट आउट। आप उसको कम्युनिकेट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी इशूज़, एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिल्डिंग अप, एनी इरिटेशन, एनी थिंग दैट यू थिंक नीड्स टू बी स्पोकन आउट, कोई है जो यू नो, कोई क्रश है, किसी पे क्रश आ गया है, ठीक है, यू आर लाइकिंग अ बॉय और यू आर लाइकिंग अ गर्ल, राइट, और कोई आपको हैरास कर रहा है, या कोई आपको लगता है कि यू नो, कोई बंदा है जो आपको बॉदर कर रहा है, या कोई बंदी है जो आपको अननेसेसरली अनकंफर्टेबल फील करा रही है, स्पीक आउट, ठीक है। यू नीड टू टॉक इट आउट, यू नीड टू कम्युनिकेट। इफ यू आर फीलिंग जेलस, इफ यू आर फीलिंग डाउन, इफ यू आर फीलिंग इनसिक्योर्ड, इफ यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव भावना आ रही है, किसी भी प्रकार की, या आपको अपने पेयर ग्रुप में आपको लगता है that you are not good enough, right? What you need is you need to break that and you need to talk. आपको बात करने की ज़रूरत है। Even if with a friend you are having a kind of you know, उसके कुछ और व्यूज़ थे, आपके कुछ और व्यूज़ थे, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्पीक आउट योर माइंड एंड टॉक इट आउट। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू, टॉक इट आउट। जिसके साथ कंफर्टेबल लगता है उसके साथ, या जो सिचुएशन है, अगर उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गो एंड ब्रेक दैट कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेट। और कई बार जब ये बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या ये दे लैक द काइंड ऑफ यू नो, आप कह सकते हैं कि उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट। मे बी उनके बचपन की कोई चीज़ें रहती हैं, कई बार वी कैरी द बैगेज, राइट। बचपन की कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ अनप्लेजेंट चीज़ें होती हैं, कोई फॉर दैट मैटर कोई छोटी सी चीज़ है, किसी ने आपको बहुत बचपन में झड़क दिया था, यू वेंट आउट और आप बात करना चाह रहे थे, और किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से झड़क दिया था कि क्या आपके पास कर रहे हो, किसे बोला तुमसे बात करने के लिए, यू डोंट हैव टू टॉक टू मी लाइक दैट, आपको बात नहीं करनी है, समझ में आया, जब दिमाग नहीं हो तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की किसी ने बात बोली, और वो आपके दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर गया दैट यू नो,
आपको, आप चाह कर भी, यू नो दैट इट वाज अबाउट अ इंसिडेंस, आपको मालूम है कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी आप उससे निकल नहीं पा रहे, साइकोलॉजिकली आपको वो इतना इम्पैक्ट कर गई दैट यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। उनके लिए अगर आप कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स की बात करते हैं, दे कम्स हैंडी, दे कम वेरी हैंडी, बिकॉज कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स जब होती हैं तो वो ये जो आप कह सकते हैं ना, जो हिच है, या आप कह सकते हैं एक जो आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो मे बी चाइल्डहुड कॉम्प्लेक्सेस हैं, या आप कह सकते हैं जो आपके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ कंडीशनिंग डेवलप हुए हैं, या आप अगर इफ़ यू आर टू इंट्रोवर्ट, टू शाई, टू टिमिड, दैट विल मे बी दैट कम्युनिकेशन बैरियर वुड बी ब्रोकन अगर आप उसको एक सही एज में उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। एंड कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स कैन बी अ वेरी गुड आइडिया टू डू दैट, राइट। नाउ टीनेज काउंसलिंग, एज आई सेड कि कई बार क्या होता है, बात जो है अपन ने सब समझा दिया, एवरीथिंग सेड एंड डन, लेकिन कई बार प्रैक्टिकली इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। अब यू आर सफरिंग फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, है ना, तारे ज़मीन पे अपन ने देखा, राइट। दैट प्रॉब्लम नीडेड अ प्रोफेशनल अटेंशन, ठीक है। उस इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, यू नीड अ प्रोफेशनल अटेंशन। मे बी यू आर टॉकिंग आउट टू द पेरेंट्स, मे बी यू आर टॉकिंग आउट टू द टीचर्स, बट दैट इज नॉट गुड इनफ। मे बी यू आर डिस्कसिंग इट एंड टॉकिंग आउट टू योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, बट स्टिल दैट इज नॉट गुड इनफ, ठीक है। तो उस टाइम पे अ प्रोफेशनल पर्सन कम्स इन। अ टीनेज काउंसलिंग कैन ऑल्सो बी डन, आपका कोई बड़ा सलाहकार जो है वो भी कर सकता है, कोई प्रोफेशनल कैन ऑल्सो स्टेप इन टू द रोल एंड वो भी कर सकता है, ठीक है। डिपेंड कर रहा है द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन में, डिपेंड कर रहा है किस तरह की इश्यूज हो रहे हैं। जैसे आप अब इस एज से निकल गए हैं, लेकिन आपको ये समझ में आता होगा कि गुड टच बैड टच हम सिखाते हैं, ठीक है। तो गुड टच बैड टच ये जो चीज़ें होती हैं, स्पेशली बिकॉज वी डोंट हैव सेक्स एड, वी डोंट हैव वेरी गुड सेक्स एड इन इंडिया, प्रॉब्लम वही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं हम लाइफ स्किल सिखाते हैं, वैल्यू एजुकेशन, सेक्स एड नहीं है, ठीक है। तो कई बार यू बिकम वेरी अनकंफर्टेबल and you're not very comfortable with the changes in your body and the physical things that you're feeling, right। आपको एक बात पता है, मैं अपनी एक मैम का आपको बताती हूँ, शी वॉज माई क्लास टीचर 10th स्टैंडर्ड में, एंड वो हमारी, शी वॉज वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस, शी वॉज माई इंग्लिश क्लास टीचर, वेरी नाइस, एंड काफ़ी बड़ी थी वो, मतलब शी वॉज, उनके हस्बैंड जो थे वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे आर्मी में, और काफ़ी लाइक शी वॉज, आर्मी के लोग वैसे भी कहा जाता है ना, डिफेंस के लोग थोड़े खुले होते हैं, तो वो शी यूज्ड टू हैव दीज वेरी हैप्पी गोइंग कॉन्वर्सेशंस विद अस। तो वो जब हम लोग बैठते थे तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड यूज्ड टू सिट एंड यूज्ड टू डिस्कस एंड हैंग अराउंड एंड स्टफ। तो वो जब बैठती थी कई बार फ्री क्लास में, तो वो हमेशा बोला करती थी दैट यू नो, इस एज में, जो तुम्हारी एज है, अगर इस एज में तुम्हें, अगर आप लड़की हैं एंड इफ़ यू आर लाइक, इफ़ यू डोंट हैव एनी डिफरेंट, और अगर आप कहते हैं कि अगर आपका ओरिएंटेशन नॉर्मल से थोड़ा अलग नहीं है, मतलब वो भी मैं उनको नॉर्मल से अलग तो नहीं बोलूँगी, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ LGBT अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल नाउ। लेकिन अगर आप नहीं हैं, और अगर आपको अगर आप इस एज में हैं, अगर आप कोई लड़की हैं, और अगर आपको इस एज में कोई बंदा अच्छा नहीं लग रहा, किसी हीरो पे क्रश नहीं है, किसी यू नो मूवी स्टार पे क्रश नहीं है, किसी पॉप स्टार पे क्रश नहीं है, कोई क्रिकेटर अच्छा नहीं लग रहा, या कोई स्कूल में कोई बंदा देखा और उस पर क्रश नहीं आ रहा है, या बिल्कुल लग रहा है कि यार ये बहुत स्वीट है, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, या अगर आप इस एज में हैं, लड़के हैं, और आपको लग रहा है कि यू नो कोई, आपको किसी हीरोइन कोई अच्छी नहीं लगती, आपको कोई मॉडल अच्छी नहीं लग रही, आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, आपको कोई मैम पे आपको कहीं अच्छी नहीं लग रही कि यार ये मैम कितनी अच्छी है, ऐसी आपको फीलिंग नहीं आ रही, या कोई बंदी आपको बढ़िया नहीं लग रही, तो फिर भाई साहब कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई लोचा है, ठीक है, बायोलॉजिकल लोचा है। ये बात वो हमें मजाक में कहती थी, लेकिन आज हमें उसकी गंभीरता समझ में आती है कि एक्चुअली इट इज़ वेरी नेचुरल, इट इज़ वेरी नॉर्मल, इफ़ यू फील दैट, नॉर्मलाइज इट, इट इज़ ओके टू फील दैट वेज, बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ यू शुड नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आप गूफ अप नहीं कर सकते, है ना। यू कैन नॉट कंसिडर इट लाइक द इटर्नल थिंग कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर ये यू नो ये क्रश ने मुस्कुरा के देख लिया, या उसने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई और मैं सुसाइड कर लूँ। आई मीन इट इज़ स्टूपिड, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ वेरी इंप्रेशनेबल एज, यू आर एक्टिंग स्टूपिड। सो इन दिस टाइम टॉकिंग टू पीपल कम हैंडी, वो लोग जो कि इस स्पेस से निकल चुके हैं, ठीक है, जिनको मालूम है कि भाई साहब कोई दुनिया ख़त्म नहीं होती, अभी लगता है,
अभी लग रहा है, 4 साल बाद हंसोगे इस बात पे बैठ के कि भैया हम कभी इतना सीरियस थे या हमें ऐसा लगता था, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो इसमें इस टाइप की जब सिचुएशन होती है या किसी ने आपको कोई कमेंट किया विच यू डोंट लाइक एंड विच यू डोंट फील वेरी हैप्पी अबाउट एंड यू फेल्ट अ कॉम्प्लेक्सिटी, और या कोई ऐसी चीज़ हुई जिसने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया, राइट। बहुत सिंपल वे में कोई चीज़ दैट यू डिडंट लाइक और इट मेड यू फील अनकंफर्टेबल बट यू आर नॉट एबल टू गो आउट एंड टॉक, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि भाई शायद कोई बड़ा मेरे घर में मुझे नहीं समझेगा या समझेगा तो मुझे गलत ना समझ ले, ठीक है। तो ऐसी टाइम पे काउंसलिंग्स जो है इट हेल्प्स, इट रियली रियली हेल्प्स। या आपको अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपको नहीं पता दैट यू नो यू वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग बट यू नो यू फील के सब लोग कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं और पेरेंट्स भी कह रहे हैं और IIT जो है हम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ मैं IIT JEE का, तो उसके लिए तैयारी कर लेता हूँ। बट कहीं ना कहीं यू फील दैट यू नो आई शुड मे बी परस्यू आर्ट्स, मतलब मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है एंड यू इट लाइक काइंड ऑफ यू नो सप्रेसिंग इट डाउन कि पेंटिंग में वो करियर थोड़ा बनता है पर मुझे तो यही करना है। सो दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, जब इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हों तब भी इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया दैट यू गो फॉर काउंसलिंग्स। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो तीनों जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं। ऑफ कोर्स द आंसर इज दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दीज। ऑलराइट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ सेटिंग गोल्स। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने लाइफ में गोल सेट किए हैं, ठीक है, हमने लाइफ में अपना जो मंजिल है वो चुन ली है, ठीक है, हमने लाइफ में गोल सेट कर लिए हैं, तो उसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं या उससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है या क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं। यू कैन फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। अब एक चीज़ समझो, गोल्स मतलब बिल्कुल ऐसे गोल्स होने चाहिए जो कि प्रैक्टिकली अचीवेबल हो। सबसे पहली बात, ठीक है, आपने MS धोनी देखी है मूवी, अगर आपने धोनी की वो मूवी देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका गोल उसने बहुत पहले तय कर लिया था, ठीक है, एंड ही वॉज वर्किंग, ही वॉज टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स रियलाइजिंग दैट गोल, ठीक है। उसके पास जो चीज़ें थी, मतलब उसने वो चीज़ तय कर ली थी कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना है और मुझे क्या बनना है, क्रिकेटर बनना है, ठीक है। उसने कोई आप कह सकते हैं कि उसने उस चीज़ के लिए मेहनत की। गोल सेट करना एक बात अलग है, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट गोल या फॉर अचीविंग दैट गोल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बताऊं, आपको जान के हैरानी होगी कि आज की डेट में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी। आज की डेट में शायद आप उस कंडीशन में नहीं होंगे कि आप अपने गोल सेट कर सकें, या बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में आते होंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं, एंड अगर आप ये फील करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि आपकी उम्र में ये बात तय कर लेते हैं कि हमें ज़िंदगी में ये करना है। आपके अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत सारे पैरामीटर्स बदलेंगे, अभी बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं आएंगी दिमाग में, ठीक है। तो दैट इज़ डन थिंग, इसको कोई इसमें बुराई नहीं है। इसमें बिल्कुल ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ जो कि क्लियर नहीं है। सबके अभी सबकी क्लैरिटी जो है ना, सबकी हिलती है अभी क्लैरिटी, सबके साथ होता है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी तो चलो एज है, आपको तो इस एडोलेसेंस में या टीन एज में या किशोर अवस्था में जिसको हम कहते हैं, आपको ये लग रहा है दैट्स फाइन। लेकिन आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, अप्रॉक्सीमेटली एक सर्वे हुआ है जिसमें बोला गया है दैट 70% of the people in their life even till their age they gain in their 40s तक भी जो पहुंच जाते हैं, which is of course आप कह सकते हैं it's a kind of, अगर हम इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो तकरीबन 70 साल है, ठीक है, तकरीबन 70 साल है। हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, 70 साल है। इसमें से आप मान लीजिए आपने आधे से ज़्यादा मार्क क्रॉस कर लिया, ठीक है, आपने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार दी, मतलब आधे से ज़्यादा भी, मतलब आप 60% भी आपकी लाइफ जब निकल चुकी होती है तब तक भी लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि वो ज़िंदगी से चाहते क्या है, ठीक है, उनको तब भी नहीं पता। दे आर जस्ट काइंड ऑफ पीपल हु आर ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग, दे डोंट इवन नो व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ, राइट, एंड इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। पीपल कम आउट एंड देयर आर इंस्टेंसेस, आपको पता चलेगा देयर आर इंस्टेंसेस जब लोग जो हैं, आपको ये पता चलेगा कि वो दे फाउंड देयर एम्बिशन और देयर कॉलिंग इन लाइफ, एज दे से द कॉलिंग इन लाइफ एट 40 or 50, राइट। बमन ईरानी बिकेम एन एक्टर लाइक व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल गो आउट ऑफ द गेम, राइट। आपको इस तरह की चीज़ें भी
निकल के आएंगी सामने, आपको इस तरह की चीज़ें भी पता चलेंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी व्हेन यू आर एक्चुअली रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, आपको ये समझ में आएगा, राइट। सो इट इज़ अबाउट व्हेन यू फाइंड योर कॉलिंग, इट इज़ नॉट जस्ट यू हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, मेनी पीपल इन द वर्ल्ड सफर बिकॉज ऑफ दैट, राइट। आप सिर्फ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल एज आई नो दे आर जस्ट के भाई एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जैसी भी नौकरी मिल जाए, मतलब बढ़िया से आपका खाना पीना चल जाए, आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो मेंटेन हो जाए, बच्चों की अच्छे से शादी वादी अपन कर दें, पढ़ाई लिखाई हो जाए उनको सेटल कर दें, उनकी शादी ब्याह करा दें, उसके बाद जब रिटायर हो तो इतना ग्रेजुटी मिल जाए, इतना आपको पीएफ मिल जाए, इतना पैसा जो है मिल जाए, एक तरह से भविष्य जो है वो सिक्योर हो जाए, घर बना लें, ठीक है, बहुत बढ़िया से एक घर बना लें, 2-3 फैंसी सी गाड़ी खरीद लें, ज्वेलरी बना लें, ठीक है, अच्छी सी ज्वेलरी हो, लाइफ की सिक्योरिटी हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, एक फार्म हाउस वगैरह बना लें, तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। उसमें अगर 2 बच्चे 2 कुत्ते, लाइफ सेट, है ना। मतलब इस तरह की इंटेंशन के साथ पूरी ज़िंदगी लोग गुजार देते हैं। दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू बिकम एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर आपके एक मिडिल क्लास आदमी ये चीज़ें सोच रहा है एंड इफ ही इज़ अचीविंग दैट, दिस इज़ अ परफेक्ट एंडिंग टू अ स्टोरी। बट द थिंग इज़ दैट आपको गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस शुड, एवरीथिंग व्हाट यू आर सेइंग शुड बी प्लान्ड। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज़ आपकी प्लानिंग के हिसाब से होगी, आई एम नॉट सेइंग हर चीज़ जो है वो ब्लॉक्स जो हैं आपके हिसाब से जगह पे फॉल होंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दैट विल certainly make things easier and more and you will be more confident about your journey, right। अगर आप ये तय कर लेंगे, अगर आप ये बात तय कर लेंगे कि अगर विक्रम सारा भाई ने ये बात तय कर ली थी कि उनको साइंटिस्ट बनना है, तो उन्होंने उसके लिए मेहनत की, ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज गोल एंड वॉट मेड हिम कॉन्फिडेंट अबाउट हिज गोल, हिज स्टडी ऑन द सब्जेक्ट, उनकी जो पकड़ थी अपने सब्जेक्ट पे वो, उन्होंने उसके लिए मेहनत की, उन्होंने उस चीज़ को हासिल करने के लिए उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने जितनी चीज़ें थी, यू नो द बॉक्सेस, ऑल द बॉक्सेस दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी वेयर ही रीच्ड, टू बी दैट साइंटिस्ट, राइट, वो बनने के लिए वो सारे बॉक्सेस पे टिक करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये टिक हो जाते हैं ना सारे बॉक्सेस, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो लाइफ में, ठीक है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आपके हिसाब से होते हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि एक पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो बॉक्सेस टिक करने की ज़रूरत है वो ज़रूरी है। अगर आज की डेट में आप बैठ जाओ और आप ये बोलो कि भैया मुझे तो एक कंपनी का CEO बनना है, राइट, तो आप के सोचने भर से कि मैंने गोल बना लिया कि मुझे कंपनी का CEO बनना है, आपको कोई CEO बना नहीं देगा, ठीक है। यू नीड टू हैव दैट, आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपको एक कंपनी का CEO बनना है तो आपको उसके लिए वैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू नीड टू हैव अ डिग्री इन दैट फील्ड, यू नीड टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, जो आज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। आज की तारीख में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको यू गॉट टू हैव एन एज ओवर दैट सब्जेक्ट, जो कि बाकी जो आपकी क्लास में 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे पूरे भारतवर्ष में उस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे, राइट। यू हैव टू कीप दैट कंपटीशन, और वो होराइजन रखना पड़ेगा आपको, फिर आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका अगर कैंपस रिक्रूटमेंट होता है तो आपको फला फला कंपनी के कैंपस रिक्रूटमेंट में आपको पोजीशन जो है क्या मिलती है, या आप किस पैकेज से या किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लेवल 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेवल 10 से कर रहे हैं, लेवल 8 से कर रहे हैं, दैट विल डिटर्मिन इन अ लॉन्ग टर्म, राइट। उसके बाद आप उस जॉब में आके आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इज योर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क, आर यू कीपिंग द CEO बैच इन योर माइंड, आप CEO का कैबिन अपने दिमाग में आप उसको रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, या व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप हर महीने का सिर्फ टारगेट अचीव कर रहे हैं, यू आर हैप्पी विद इट, राइट। दैट विल मेक अ लूजर और अ अचीवर। अगर आप सिर्फ उतने से खुश हो जाने कि भाई मुझे टारगेट मिल रहा है एंड मैं उस टारगेट को अचीव कर ले रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग ओके, लाइक मेरी सैलरी जो हर महीने जेब में आ रही है, बाकी नौकरी के ऊपर कोई खतरा नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अगर आप इस लेवल के साथ जा रहे हैं तो यू आर नॉट रीचिंग अ CEO, certainly you are not doing it, right। you have to give an extra push, you are going to give that extra mileage, you have to run that extra mile। तो अगर आप उसको देने के लिए तैयार हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पहुँचने के लिए मुझे कितने रंग धीरे धीरे चढ़ने हैं। आपको लेवल 9 से लेवल 8, लेवल 8 से लेवल 7, लेवल 7 से लेवल 6, मतलब यू गॉट टू बिकम, आप मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, जोनल हेड बनेंगे, VP बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तब जाके कहीं
आप एक कंपनी के CEO बनेंगे और इतने लेवल पे आपको एक्सेल करना है, ये जितने बॉक्सेस हैं लाइफ में ये टिक होने चाहिए अगर आप यहाँ बनना चाहते हैं, यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो, राइट। सो यू हैव टू पुट इन दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट एंड एनर्जी देन ऑल द रेस्ट आर पुटिंग। तो उससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। यू गॉट टू बी मोर at thing to become a CEO of a company, right? So what I'm trying to tell you is कि जब आप एक गोल सुनिश्चित करते हैं तो आप important things पे फोकस करते हैं, फिर आप फोकट की फालतू की, फिर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ऑफिस की पॉलिटिक्स में या पेटी इश्यूज़ में इन्वॉल्व हों, या यू विल नॉट स्वेट स्मॉल स्टफ एज दे से, कि आप छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझेंगे फिर, है ना। आपको मालूम है कि यार गोल अपना बहुत बड़ा है बॉस, अपन को बहुत आगे जाना है, इन लोगों का क्या है, इन लोगों को तो इसी में खुश हैं। ये आपका गोल टारगेट सेट हो जाएगा ना, तो आपका फोकस जो है अपने आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चला जाएगा। आप ये जिसको बोलते हैं ना टुच्ची सी और बिल्कुल ही छिछोरी टाइप की चीज़ों में आप पढ़ेंगे ही नहीं। यू विल फोकस ऑन अ important task, so that is what it will give you, of course, ठीक है। यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ ऑब्वियसली। अगर आपको ये मालूम है कि आपको यहाँ पहुँचना है तो आपको अपना गोल जो है बिल्कुल क्लियर है। मतलब जब आप MS धोनी की वो मूवी देखते हैं तो आपको समझ में आता है ना कि वो रेलवेज़ में खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने काम किया और रेलवेज़ की नौकरी छोड़ के उसने क्या परस्यू किया, उसने ही थॉट कि मैं अपनी लाइफ को 1 साल देना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू परस्यू माई क्रिकेटिंग करियर। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं कुछ और कर लूँगा लाइफ में। फादर नाराज़ होते हैं कि भाई रेलवे जैसी नौकरी, सिक्योर्ड नौकरी छोड़ के तुम ऐसी चीज़ करना चाहते हो जो कि पता नहीं हिंदुस्तान में कितने लड़के करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्रिकेटर बन ही जाओगे। तो इस तरह की चीज़ें भी होंगी। बट बिकॉज ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज टैलेंट एंड ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट द एफर्ट दैट ही हैज़ put into that thing to nurture that talent further, कि वो जानता था कि उसके chances हैं and he stands a chance. That is why he took a calculated risk. ठीक है, वो हवा में नहीं कर दिया था। अब आप सोचिए कि अगर उतना टैलेंट नहीं होता या उतना उस टैलेंट को होन नहीं किया गया होता या नर्चर नहीं किया गया होता और रेलवे की नौकरी छोड़ देता तो क्या वो इंटेलिजेंट डिसीजन होता? बिल्कुल नहीं होता, राइट। दैट वॉज अ कैलकुलेटेड रिस्क दैट ही टुक एंड ही न्यू दैट ही कैन मेक इट, राइट। एंड दैट इज वाई he was able to take control of his life even when it did not make much sense to his own father. So what I'm trying to tell you is कि जब आपके पास एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो आपकी लाइफ की दिशा जो है वो तय करने में आपकी मदद करता है। इट गिव्स यू अ चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड ऑल्सो इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो इट मेक्स थिंग्स मोर ईजी फॉर यू इन द सेंस कि आप फोकस जो है आप किस पे करते हैं, यू फोकस ऑन द डोनट एंड नॉट द whole, right? So this is very important. Now the answer, of course, you know, is all of these. Now which of these is the best approach to succeed in an interview? अब भाई साहब सक्सीड करने का इंटरव्यू में क्या सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है? ठीक है, डिस्कस योर लाइफ स्टोरी विद द इंटरव्यूअर एंड आस्क फॉर अ गुड सैलरी, वेयर डेनिम्स विद अ ब्राइट कलर्ड कैजुअल शर्ट, बी ऑन टाइम एंड ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर, बी एरोगेंट एंड ट्राई टू अवॉइड द क्वेश्चंस। अब देखो सिंपल सी बात है ना, आप भाई साहब इंटरव्यू देने गए किसी कंपनी में, ठीक है, इंटरव्यू देने पहुंच गए। अब आप या तो अपना दुखड़ा रो लीजिए, है ना, कि मेरे साथ तो बहुत दिक्कत हो गई, मेरे तो बहुत, जिसको एक वो पुरानी फिल्म में नहीं होता था, मेरी एक बूढ़ी माँ, 2 बन ब्याही बहनें, इसके लिए सर मुझे नौकरी दे दो, प्लीज़ सर मुझे नौकरी दे दो। काम करेगा क्या? कुछ नहीं काम करने वाला, ठीक है। वो सामने वाला आपसे सिंपथाइज ज़रूर कर लेगा, लेकिन ये समझो भैया कि एवरीबडी वांट्स देयर बिजनेस टू बी डन, ठीक है। जो भी काम है आपको काम करने के लिए रखा जा रहा है, दुखड़ा रोने के लिए नहीं रखा जा रहा। हाँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो यू थिंक दैट यू कैन शेयर विद द पर्सन एंड बट यू आर नॉट ट्राइंग टू गेन सिंपथी आउट ऑफ इट, है ना। कोई ऐसी चीज़ हुई कि आपने उसके बता दिया, कह दिया, दैट इज़ ओके, लेकिन आप उसको इनकैश कराने का सोचें या आप ये सोचें कि सिर्फ ये दुखड़े आप रो के आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ये तो नहीं होने वाला, कहीं पे भी नहीं होगा, राइट। या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भैया वो आपको सिर्फ इसलिए नौकरी पे रख देगा या आपका इंटरव्यू जो है आपका पास हो जाएगा क्योंकि आपने उसको बड़ी अच्छी और मीठी मीठी बातें की हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपकी क्वालिफिकेशन और क्रेडेंशियल के बेसिस पे ही आपको नौकरी पे रखा जाएगा, अगर वो सही HR है तो, ठीक है। ऑब्वियसली आप गुड सैलरी पे नेगोशिएट अगर आप कर रहे हैं तो अपनी क्रेडेंशियल पे कर सकते हैं, है ना। गुड सैलरी पे नेगोशिएशन जो होता है वो अपनी क्रेडेंशियल या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, वो जीवन के रोने की वजह से नहीं होता। तो ये तो है बिल्कुल ही कट गया,
ठीक है, लाइफ में कभी करने की कोशिश मत करना। वेयर डेनिम विद ब्राइट कलर्ड कैजुअल शर्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या पहनते हैं। मतलब नॉट नेसेसरली कि आप ब्रांडेड कपड़े पहन के जाइए या बहुत महंगे आपको यू हैव टू पुल अप वेरी वेरी फैंसी ड्रेस एंड ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ब्रांडेड शूज़ एंड स्टफ। लेकिन हाँ, एज दे से व्हेन यू आर इन द रोम बी एज द रोमन्स, है ना। मतलब क्या कि आप जहाँ जा रहे हैं, जिस जगह पे भी आप जा रहे हैं, यू शुड बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द प्लेस दैट यू आर गोइंग। सीधी सी बात है, डिस्क में जाओगे या डिस्कोथेक में जाओगे और वहाँ पे 3 पीस सूट पहन के और टक्सीडो पहन के चले जाओगे तो ऑड लगेगा ना। मतलब अगर डिस्क में जा रहे हो और वहाँ पे आप बिल्कुल फैंसी सी साड़ी पहन के चले जाएंगे और या बिल्कुल ही आपने ट्रेडिशनल एथनिक वेयर पहन के चले जाएंगे, ऑड लगेगा ना, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो और वहाँ पे बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं बिल्कुल ही यो चेक हंक टाइप बन के जाओगे तो नहीं चल पाएगा बॉस, है ना। नौकरी करने जा रहे हो, बिल्कुल कहीं एवी मार्केट में टहलने नहीं जा रहे हो, है ना। तो उसमें अगर आप ये सोचो कि स्पाइक्स रखे या फिर बड़े बड़े इयररिंग्स एंड डैंगलर्स पहन के या फिर एकदम जो फटी कटी जीन्स जो होती हैं जिसको डिस्ट्रेस्ड जीन्स बोला जाता है वो पहन के और बिल्कुल ही कैजुअल शर्ट एंड हुडी वूडी पहन के चले जाओगे, so they would not take you very seriously first of the place. They will think that you don't have any sense. Boss, आपके पास एक when you're walking in the civil society, when you are expected to act in a certain way. आपको हर जगह के लिए एक तरह का एक प्रॉपर अटायर होता है ना। दिवाली पे आपको एथनिक वेयर आप पहनते हैं, राइट। कुर्ता पजामा पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, लहंगा पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, सूट्स पहनेंगे, राइट। जो आप रेगुलर डेज में नहीं करते वो भी आप करने की कोशिश करते हैं, या शादी में आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, राइट। अब वहाँ पे आप नॉर्मली आप देखिए तो आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो कि इन जो ओकेजन्स पे आपको कोई बहुत ही काइंड ऑफ मैं क्या बोलूँ कि बहुत ही ऑफ ट्रैक कपड़े आपको पहने हुए मिले, है ना। या आप अगर कहीं जा रहे हैं तो होता है ना कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो और आप ऐसे ही चल दिए एकदम कुछ भी कपड़े पहन के कैजुअल से, तो आपकी मदर आपसे बोलेंगी कि कपड़े ढंग के पहन के आओ, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे, है ना। एक कम से कम यू शुड बी ड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। मतलब ऐसे कैसे जा रहे हो and you say, oh mom, I don't care, mom, I don't care, and your mother will say, but I care beta, I care, we care, like you cannot go like this. लोग कहेंगे कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, ऐसे मुंह उठा के आ रहे हैं बच्चे, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ टेकन। अगर आप जा रहे हैं नौकरी पे इंटरव्यू देने तो अगर आपके पास बहुत बेस्ट ऑफ द अटायर्स नहीं भी हैं तो भी एक कम से कम एक पॉलिश्ड शूज़, है ना, अच्छे से नीटली प्रेस किए हुए कपड़े, फॉर्मल कपड़े जिनको हम कहते हैं, वो आप पहन के चले जाइए, ठीक है। सो वो आपका क्रेडेंशियल नहीं बढ़ाएंगे बट वो आपको सामने वाले को ये इंप्रेशन देंगे दैट यू नो हाउ टू रियली बिहेव एंड हाउ टू रियली बी प्रेजेंट इन द सिचुएशन। वो आपको वो सेंस आपका समझ में आएगा, सामने वाले को आपकी सेंसिबिलिटी का बात पता चलेगा। सो दैट इज़ वाई, राइट। तो वेयर डेनिम्स विद ब्राइट कलर्ड कैजुअल शर्ट्स, बिग no, right. Be on time and try to make eye contact with the interviewer, very important. When you say कि जब आप समय पे होते हैं and when you are punctual and when you are on time, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक क्वालिटी है जिसको आप कहते हैं पंक्चुअलिटी। वो आपकी सिंसियरिटी दिखाती है, वो आपका कमिटमेंट दिखाती है, वो ये दिखाती है दैट हाउ कमिटेड यू आर फॉर अचीविंग द थिंग्स दैट यू आर सेट आउट फॉर इन लाइफ, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात करते हैं कि आप किसी चीज़ को लेके अगर आप बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट व्हेन यू आर बिफोर टाइम यू आर नर्वस, है ना। एक कहावत है कि जब आप समय से पहले कहीं पहुंचते हैं इसका मतलब यह है कि बॉस आप बहुत नर्वस हैं, ठीक है। व्हेन यू आर लेट यू आर ऑफ कोर्स केयरलेस, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट के लिए लेट जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। लेकिन इफ़ यू आर ऑन टाइम दैट स्पीक आउट लाउडली अबाउट योर पर्सनैलिटी। अगर आप कहीं वक्त पे पहुंचते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत चीख के बताता है दैट यू आर अ कमिटेड पर्सन, दैट यू आर really serious about things in life, important things in life, right? So it is very important. Punctuality, of course, be on time is very important. Time is money, as they say, right? It's very important. And eye contact जो है इंटरव्यूअर के साथ ही वही वाला फंडा हो गया जो मैंने स्पीकर के साथ बताया, ठीक है। कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू लुक इन द आई ऑफ अ पर्सन। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, नॉट टू ऐसे
घूरना नहीं है, ठीक है, नॉर्मली बात करनी है, लेकिन आप जैसे एक किसी से अगर कोई बात कर रहे हैं तो अ पर्सन शुड फील दैट यू आर वेरी मच इन द प्लेस, राइट। आप उसकी बात सुन रहे हैं, आप उसकी बात समझ रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड यू आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ईजी आई कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट। बी एरोगेंट एंड ट्राई टू अवॉइड द क्वेश्चन, टेरेबल थिंग टू डू, टेरेबल थिंग टू डू। एरोगेंट अगर आप हैं तो सबसे बड़ी बात, एट द फर्स्ट प्लेस व्हाई आर यू एरोगेंट, ठीक है। आप इंटरव्यू जिसको देने गए हैं, ऑब्वियसली वो आदमी आपसे अपर हैंड है, इट डजंट मैटर कि आप टाटा बिरला की औलाद हैं या आप किसकी औलाद हैं। वो जो सामने वाला आपका इंटरव्यू ले रहा है, जाहिर सी बात है वो आपसे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानता है, इसलिए वो वहाँ बैठा है, ठीक है। तो एरोगेंट होना तो anyway is not a good idea in any given situation in life. You can be confident. Arrogance and confidence is never the same thing. Never ever confuse arrogance with confidence, right? कॉन्फिडेंट होना, एरोगेंट होना बिल्कुल एक बात नहीं होती है। आप कॉन्फिडेंट होते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके अंदर होती हैं, ठीक है। एरोगेंट आप होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। सो इट इज़ नथिंग, यू हैव नथिंग टू बी एरोगेंट अबाउट। बी वेरी हम्बल। जितना ज़्यादा कहा जाता है कि वो पेड़ जिसमें सबसे ज़्यादा फल होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके अंदर वाकई क्वालिटीज़ हैं, अगर आप वाकई में यू आर द पर्सन हु आर बेस्टोर्ड विद क्वालिटीज़ एंड टैलेंट, आप हमेशा हम्बल रहेंगे, ठीक है। एरोगेंट हमेशा आप कहेंगे जो किसको कहते हैं ना, खाली लिफाफा जो होता है वो ज़्यादा फड़फड़ करता है, अगर उसके अंदर नोट हैं तो फड़फड़ाएगा नहीं, ठीक है। वैसे ही खाली बर्तन जो है वो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो फिर वो आवाज़ नहीं करता, ठीक है। तो आपको एरोगेंट होना तो अपने आप में इट्स अ टेरेबल थिंग। एंड ट्राई टू अवॉइड क्वेश्चंस। अगर आप डच करने की क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस को डच करने की क्वेश्चन को कोशिश कर रहे हैं, एंड यू थिंक दैट यू आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो है वो इतना मूर्ख है, इतना बेवकूफ़ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि आप बातों को घुमा रहे हैं गोल गोल, या यू आर बीटिंग अबाउट द बुश एज वी से, राइट, या फिर आप क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो वो बहुत यूँ पकड़ लेगा आपको, ठीक है। तो अवॉइडिंग क्वेश्चन इज़ नेवर अ गुड आइडिया। लेकिन हाँ, इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, आपको उसका जवाब नहीं पता, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या जवाब देना है, तो यू कैन वेरी पोलाइटली रियली कम अप एंड से एंड एक्सेप्ट इट कि सर आई रियली आई एम नॉट अवेयर ऑफ द आंसर, आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, या आई डोंट नो सर, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। इट इज़ ओके टू से सॉरी, आई डोंट नो, इट इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ नॉट अ बिग डील, ट्राई मी। अगर आप बड़े से बड़े इंटरव्यू के लिए गए हैं, अगर आपने वहाँ पे दे आर चेकिंग योर they are checking your attitude more than what you can offer them. आपका attitude बहुत important है। अगर आप उस चीज़ को accept कर पाते हैं, your mistake or your shortcomings, that would create a positive impact. Avoid करने की जगह क्वेश्चन को आप सीधे सीधे बोल दीजिए, या तो ये बोल सकते हैं आप, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको जवाब देने में आप कंफर्टेबल नहीं फील करते, यू कैन ऑलवेज गो एंड से कि मैम या सर, मुझे इस बारे में बात करने में थोड़ी सी झिझक हो रही है, या आप ये कह सकते हैं आई एम नॉट कंफर्टेबल अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ सर, आई would not want to please talk about this. या फिर आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर, मुझे पता नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा या मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि आई एम सॉरी सर बट आई रियली हैव नो आइडिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, या मैं इसके बारे में आंसर देने में सक्षम नहीं हूँ। दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव साइड, बट यू कैन नॉट अवॉइड द questions. All right, so this is done. Now the thing is कि इसमें से सही चीज़ क्या है, which of these is the best approach? जाहिर सी बात है बेस्ट अप्रोच पे हमने सिर्फ एक चीज़ पे टिक लगाया है, तो जाहिर सी बात है वही बेस्ट अप्रोच है। All right, now dash is a summary of your experience, education and skills. तो इसको आप क्या कह सकते हैं, एक जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी समरी बताता है आपकी लाइफ में जो आपने एजुकेशन ली है, एक्सपीरियंस ली है या स्किल्स आपने एक्वायर की हैं उनका, ठीक है। एंड दिस इज़ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। अब जाहिर सी बात है कि जब हम स्किल्स की बात कर रहे हैं या एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, है ना। तो उस प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को आप क्या कह सकते हैं, इज इट अ बिजनेस कम्युनिकेशन? ऑफ कोर्स नॉट। बिजनेस कम्युनिकेशन वुड बी आपने कोई ऑफिशियल लेटर ड्राफ्ट किया है
या आपने कोई ऑफिशियल लेटर किसी को भेजा है, राइट। आप किसी पोजीशन में हैं, किसी जॉब प्रोफाइल में हैं और आप अपने सीनियर्स को या अपने कोलीग को या अपने काउंटर पार्ट को या अपने मे बी अपने क्लाइंट को आप क्या कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई बिजनेस संवाद कर रहे हैं, या फिर जैसे स्कूल लेवल में भी आपको ऑफिशियल लेटर्स लिखना बताया गया होगा, ठीक है। तो वो होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं सकता, राइट, कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रहा। एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स वी कैन से इन अ वे एजुकेशनल बैकग्राउंड, लेकिन नॉट द राइट वर्ड, राइट, नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज एजुकेशनल बैकग्राउंड सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, आप एक ओवरऑल समराइज करने की बात कर रहे हैं आपकी प्रोफिशिएंसी को, है ना, आपका जो प्रोफिशिएंसी फोर्टे है आप वो बताने की बात कर रहे हैं। एंड दैट्स अ डॉक्यूमेंट जिससे सामने वाला जो है वो आकलन करेगा आपकी एजुकेशन का, आपके ऑब्जेक्टिव्स का, करियर के, आपकी ये चीज़ें देखी जाएंगी कि आपने जो को करिकुलम में मे बी आप कैसे रहे हैं, या बाकी चीज़ों में आप कैसे हैं, या आप क्या करना चाहते हैं, या आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल्स क्या हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या हैं, आपके जो पुराने एम्प्लॉयर्स थे वो क्या हैं, या आपके कौन से ऐसे स्किल सेट हैं जो आपको करियर ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ नॉट रियली द पॉइंट। Career summary could be a statement, right? Career summary could be कि आपने 4-5 लाइन की समरी लिख दी, ठीक है। आजकल लिंक्डइन पे अगर आपने देखा होगा, अभी तो आप लोग छोटे हैं तो लिंक्डइन पे शायद आपका अकाउंट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने जैसे बायो लिखा जाता है ना, इंस्टा पे बायो देखा होगा, तो उसमें जो आपके बारे में बताया जाता है वैसे ही लिंक्डइन पे आपको अपना बायो लिखना होता है, जिसमें आप एक जनरल चीज़ अपने बारे में बताते हैं कि भाई मैं फ़ला जगह पे भी काम करते हूँ या करती हूँ, उसमें मेरा फ़ला एक्सपीरियंस है, इतने सालों का मुझे एक्सपीरियंस है, इन डोमेन्स में मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन लाइफ। तो 4-5 लाइन का 5-6 लाइन का जो बायो होता है आपका, वो आप एक तरह से कह सकते हैं करियर समरी के तौर पे, है ना, कि आपको बताया कि भाई आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर ये था, उससे पहले आपने ये काम किया, इसके आगे आप ये काम करना चाहते हैं, और ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, यू ओपन फॉर हायरिंग एंड यू ओपन टू वर्क, या इस तरह की जब चीज़ें आप लिखते हैं, सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल अ करियर समरी, ठीक है, कि आप अपने करियर को सम अप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये बात करते हैं तो ये भी चीज़ नहीं है, तो इसमें वर्ड जो आ जाता है वो जाहिर सी बात आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रिज्यूमे, ठीक है, रिज्यूमे। नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। आप जब रिज्यूमे की बात करते हैं, इसमें एक और आपने शब्द सुना होगा, सीवी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, करिकुलम वाइटे। करिकुलम वाइटे भी बोला जाता है, जिसको आप बोलते हैं अपना सीवी हमको भेज दीजिए या अपना रिज्यूमे हमको सेंड कर दीजिए, सुना होगा, ठीक है। तो आपको मालूम है क्या, करिकुलम वाइटे, अगेन इट्स अ सिमिलर थिंग, लेकिन आपको करिकुलम वाइटे नॉर्मली बोला जाता है जब व्हेन यू आर एट अ लिटिल हायर लेवल, मतलब आपने कोई काम किया हुआ था एज अ फ्रेशर, अगर आप कहते हैं तो नॉर्मली फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। करिकुलम वाइटे कुड बी, इट्स अ सिमिलर थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक की जगह दूसरी दोनों शब्दों को एक ही संदर्भ में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो टेक्निकल जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझा रही हूँ। सीवी हम नॉर्मली करिकुलम वाइटे की जब बात करते हैं तो आप उसको जिसको आप कहते हैं कि आप उसको थोड़ा सा, जब आपने आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तब आप उसको कहते हैं, तो यू नॉर्मली कॉल दैट आई वुड लाइक टू हैव योर सीवी, राइट। एंड रिज्यूमे जो है वो थोड़ा आप किसी भी लेवल पे बोल सकते हैं, आप बिगनर लेवल पे भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे भी बोल सकते हैं, या आगे हायर उस पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होती है अपनी जिसको आप कहते हैं क्या, एक और चीज़ हम बोलते हैं बायोडेटा, ठीक है। तो कई जगह पे आप ये सोचेंगे, कई जगह पे गलत वे में यूज़ किया जाता है वर्ड बायोडेटा, ठीक है। बायोडेटा कहाँ पे यूज़ करते हैं, कई बार आपने कई कंपनीज़ में भी सुना होगा कि अपना बायोडेटा सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो कंपनी के रेफरेंस में, प्रोफेशनल रेफरेंस में ये चीज़ जो है अपने आप में गलत हो जाती है, बिकॉज ये करियर के लिए नहीं होती है। बायो मीन्स इसमें आपके परिवार के बारे में बताया जाएगा, आपकी हॉबीज़ बताई जाएंगी, आपकी एज बताई जाएगी, आपके गुण नक्षत्र, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, माता जी क्या करती हैं, पिताजी क्या करते हैं, चाचा जी क्या करते हैं, दादाजी क्या करते हैं, नाना जी क्या करते हैं, ये सब होता है। हाइट कितनी है, मतलब समझ गए ना, बेसिकली बायोडेटा वो होता है जो कि आपकी जो ख़ानदानी जो डिटेल्स हैं या आपके बारे में व्यक्तिगत जो डिटेल्स हैं वो बता रहा है। और ये नॉर्मली कहाँ भेजा जाता है, शादी के लिए, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंसेस में जो आप भेजते हैं वो आप सीवी या रिज्यूमे नहीं भेजते, वो आप बायोडेटा भेजते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो प्रोफेशनलिज्म, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रोफेशनलिज्म शो नहीं करती। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि भाई प्रोफेशनल एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना, कि आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इमोशनल होना या व्यक्तिगत तौर पे चीज़ों को लेना या पर्सनल टिप्पणी करना या पर्सनली आपका एक एटीट्यूड इस तरह का होना वो दिक्कत दे देता है कई बार। प्रोफेशनल एटीट्यूड हमेशा ये होता है कि जब व्हेन यू आर वेरी प्रोफेशनल अबाउट हैंडलिंग थिंग्स, आप अपने काम को बिल्कुल आप सही हैं अपने काम में, यू आर ट्राइंग टू बी ऑन वर्क एज मच एज यू कैन एंड यू आर परफेक्ट इन योर वर्क, मतलब आपके काम में कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता या कोई कमी नहीं होती है। एंड ट्राइंग टू गिव 100% टू योर वर्क एंड यू स्टिकिंग टू योर रोल, राइट, एंड यू आर एक्चुअली जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ भी आप रिलेशन जो है बिल्कुल प्रोफेशनल एक जो आप कह सकते हैं कि एक जो सिम्फनी है वो मेंटेन करते हैं, राइट। Amit is sending text to his friend during a session. Rohan comes office 10 minutes early every day. Vinita helps her colleagues if they need any assistance. अब इसमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोफेशनलिज्म शो नहीं करता? फोकस ऑन द वर्ड नॉट, ठीक है। अमित टेक्स्ट कर रहा है, मतलब आपका फ्रेंड है, पता चला कि आप काम पर हैं, यू आर वर्किंग, आपके वर्किंग आवर्स हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को, मतलब इसमें हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड को जो आपका वर्किंग आवर्स है स्केड्यूल के बीच में आप क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे व्हाट्सएप कर रहे हैं या बैठे बैठे आप टेक्स्ट कर रहे हैं या टेलीग्राम पे मैसेज भेज रहे हैं या फेसबुक जो है चेकआउट कर रहे हैं या पहले आप कोई गेम खेल रहे हैं, दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, राइट, वट एवर यू ट्राइंग टू डू। अगर आप अपने फ्रेंड को हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, ठीक है, अर्जेंसी या इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, आप ये जनरली कर रहे हैं, ठीक है, आप जनरली काम कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो प्रोफेशनलिज्म, ये कहीं से भी प्रोफेशनलिज्म शो नहीं करता, ठीक है, मतलब यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर वर्क, ऑफ कोर्स यू आर किलिंग टाइम। आपका जो प्रोफेशनल टाइम है, आपको अगर कहीं हायर किया गया है, कहीं रखा गया है, तो उसका मतलब ये है कि आपको उस टाइम पर वो टाइम आपका डेडिकेटेड है फॉर योर वर्क। एंड इफ यू आर जस्ट किलिंग टाइम, ये उल्टे सीधे काम करने में अगर आप काम टाइम गवा रहे हैं तो ऑफकोर्स यू आर नॉट प्रोफेशनल इनफ। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। रोहन कम्स टू ऑफिस 10 मिनट्स अर्ली एवरी डे। रोहन जो है वो ऑफिस 10 मिनट पहले आ जाता है रोज। हालांकि जैसे मैंने आपसे कहा, व्हेन यू अर्ली यू आर नर्वस, बट दैट नॉर्मली अप्लाइज टू, आप ये कह सकते हैं दैट नॉर्मली अप्लाइज टू द सिचुएशन व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इन स्टाफ। अगर आप अपने काम अपने ऑफिस आज से 10 मिनट पहले आ रहे हैं तो मे बी आप ये चाहते हैं दैट माई वर्किंग आवर्स शुड बी स्विफ्ट एंड स्मूथ, और आपको जो इनिशियली जो सेटलिंग डाउन एक्लेमेटाइज करने का टाइम है, आप वो 10 मिनट जो है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। मे बी आपको पानी की बॉटल भर के लाना है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको मेकअप वेकअप टच इन करना है, टचअप करना है, कल की कोई फाइल पड़ी हुई थी, पेंडिंग पड़ी हुई थी, आपको अपना सिस्टम वगैरह जो है वो ऑन करना है, आपको अपना डेस्क अरेंज करना है, सो यू कैन एम्प्लॉय दैट टाइम देयर, ताकि आपका जो वर्किंग आवर्स हैं वो ये जो एक्लेमेटाइजेशन या इनिशियल स्टार्टअप या वार्म अप वाला जो टाइम है उसमें वेस्ट ना हो, ठीक है। या फिर आप बात क्या कर रहे हैं, विनीता हेल्प्स हर कोलीग्स इफ दे नीड एनी असिस्टेंस। आप काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल उसमें काम कर रहे हैं तो आपकी कोलीग है, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको कोई दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है उसको, एंड शी इज़ नॉट टू वेल वर्स्ड विद इट, या एक्सेल आपको करना है तो उसमें कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वो कर नहीं पा रहा या उसमें उसको समस्या आ रही है, तो आपने क्या किया, विनीता टुक टाइम ऑफ फ्रॉम हर वर्क एंड असिस्टेड अ कलीग। आपने काम किया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो तो ज़्यादा बेटर होगा, या ऐसे करो तो आपका काम जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्या हम उसका कंपेरिजन इससे कर सकते हैं? मतलब यहाँ पे आप देखें तो वो भी तो कलीग की हेल्प कर रही है, टाइम में ही कर रही है, मतलब जो उसका प्रोफेशनल टाइम है उसी टाइम पे वो अपनी कलीग की हेल्प कर रही है, ठीक है, अपना काम छोड़ के। तो यहाँ पे भी तो वो बेचारा क्या कर रहा था, एक मैसेज ही तो सेंड कर रहा था ना अपने दोस्त को, तो ये गलत और ये सही कैसे हो गया? तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको इंटेंट देखना होगा, ठीक है। ये जो है ये एक्चुअली अमित जो है अपना टाइम एक्चुअली किल कर रहा है, ठीक है, ये इसका मन या तो काम में नहीं लग रहा है या इसको रिपोर्ट जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, तो इसके जो प्रोफेशनल डेडिकेटेड टाइम है उसमें ये क्या कर रहा है, ये फालतू के इधर उधर के फ्री फोकट की बातें कर रहा है, जबरन के टाइम पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विनीता जो है वो पहली चीज़ वो प्रोफेशनल काम ही कर रही है, वो कोई अपने घर के काम तो कर नहीं रही है, प्रोफेशनल काम कर रही है। हो सकता है वो जो कोलीग है, जो उसका नया
कोलीग है जिसको दिक्कत आ रही है उसके कोलीग्स को, जिनको वो हेल्प कर रही हैं, वो एक ही काम में एक ही बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मतलब इसका काम और इनका काम जो है एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो, ये भी हो सकता है। एंड ये प्रोफेशनल स्पेस में इट इज़ अ हेल्दी प्रोफेशनलिज्म टू ऑलवेज गाइड अ पर्सन एंड हेल्प अ पर्सन अचीव अ टारगेट विच इज़ अ जॉइंट टारगेट। ठीक है, आपका जो गोल है वो सबका, पूरी एक कंपनी जब काम करती है तो उसका एक गोल है कि आपकी कंपनी जो है आगे बढ़नी चाहिए, प्रोग्रेस करनी चाहिए, एंड प्रोजेक्ट शुड कम इन वट एवर, लाइक इन वट एवर वेज यू आर डीलिंग इन सर्टन थिंग्स, राइट। सो शी इज एडिंग टू द वैल्यू एंड एडिंग टू द कंपनीज प्रोग्रेस, सो ऑब्वियसली वॉट शी इज़ डूइंग इज राइट। तो इसमें से जाहिर सी बात है कि एक ही चीज़ जिसको हम कहते हैं जो प्रोफेशनलिज्म शो नहीं कर रहा, वो क्या है, वो ये चीज़ है ना। जो अमित भाई साहब जो सेंड कर रहे हैं अपने दोस्त को बैठे बैठे वहाँ मैसेज, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अमित को बिल्कुल गलत काम कर रहा है ये, ठीक है। तो ये प्रोफेशनलिज्म शो नहीं करता, राइट। नाउ नेक्स्ट, eye contact, posture, gestures and expressions are example of communication, that is, जब हम बात करते हैं, जब हम eye contact स्थापित करते हैं, posture मतलब हम कैसे खड़े हैं, कैसी बात कर रहे हैं, हमारी body language क्या है, ये ठीक है। eye contact means मैं आपको आई एम लुकिंग एट यू, आई कॉन्टैक्ट मैं स्थापित कर रही हूँ या नहीं। इसके अलावा जेस्चर्स मीन्स जो मैं बढ़ाते बढ़ाते आपको ऐसे 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 हाथ करती हूँ ना, जिसको कई बार भरतनाट्यम के मूव टाइप के हाथ होते हैं, इनको हम गेस्टिकुलेशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो गेस्टिकुलेशंस या एक्सप्रेशंस, मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको कोई भी, मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ और मैं बहुत ही ढीले मरे मराए टाइप के स्वर में आपसे बात करूँ कि देखो बच्चों, लाइफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लाइफ स्किल अच्छे से पढ़नी है, ज़िंदगी में बहुत काम आती है। इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ऐसा लगेगा कितनी रो रही है मैडम, क्या ही इनकी लाइफ में ट्रेजेडी है, बाय गॉड ये क्या लाइफ स्किल हमको पढ़ाएंगी, है ना, इनकी खुद की लाइफ स्किल हिली हुई है बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये आएगा ना फीलिंग, तो ये जो फीलिंग आ रही है ना एक्चुअली, तो ये एक्सप्रेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। या मैं अगर बिल्कुल ही एकदम ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ाऊँ, उबासी उबासी लेके पढ़ाऊँ, तो भले ही मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मुझे उबासी आए, खांसी आ जाती है, खांसी इज़ नॉट माई इन माई हैंड, यू सी, वो तो किसी को भी आ सकती है ना, छींक आ सकती है, खांसी आ सकती है, वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उबासी आ रही है तो मतलब क्या हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना लाइफ में पढ़ाने में, तो वो चीज़ दिक्कत वाली है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, एग्रेसिव, पोलाइट, नॉन वर्बल, वर्बल। अब कम्युनिकेशन कैसा होता है, सीधा सीधा समझो, कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जनरली दो प्रकार के होता है। एक वर्बल होता है जो कि बोला जाता है, जो मैं आपसे बोल रही हूँ, ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। और ये जो मैं हाथ हिला रही थी, ये अगर मैं आपसे बोलूँ कि बिना कुछ शब्द बोले, अगर मैं सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से, पोस्चर से, आंखों के कांटेक्ट से, अपने हाथों से कोई बात करती हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। और ये बिगनर लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, अचीवर लेवल के आगे आने वाले हैं अभी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कम्युनिकेशन बैरियर। अब देखो भाई साहब, अपन ने बात की थी कम्युनिकेशन बैरियर की, ठीक है, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कम्युनिकेशन बैरियर हो सकती है। कम्युनिकेशन बैरियर मतलब क्या, देखो कम्युनिकेशन की जब बात की तो मतलब क्या, वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब सिंपल सी बात क्या है यार, कि मैंने अगर कोई बात कही और आप तक वो बात बिल्कुल उसका मीनिंग डिस्टॉर्ट हुए बिना पहुंच गई, ठीक है, तो कम्युनिकेशन बिल्कुल सही स्थापित हो गया, बिल्कुल जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं तार से तार जो है बढ़िया कनेक्ट हुए हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन वो चाइनीज़ विस्पर का गेम होता था कि पूरा जो ग्रुप है बैठा हुआ है, मैंने अपने साइड वाले के कान में कोई बात कही, फिर उसने उसके साइड वाले को कही, और घूम घूम के जब तक बात आई पता चला कि वो कुछ का कुछ हो गया, ठीक है। मतलब मैंने कोई बात और बोली थी, वो घूम के इतने ग्रुप तक जब तक मुझ तक आई, तब तक उसका सर पैर धड़ सब कुछ अलग हो गया, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। मतलब उसमें क्या, कम्युनिकेशन बैरियर था, राइट। कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाया, बात जो है उसका आशय जो है वो भी बदल गया, बात भी बदल गई, तो कोई मतलब नहीं हुआ, राइट। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर है। अब इसको समझो कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या क्या हो सकते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ जार्गॉन्स, जार्गॉन्स का मतलब क्या होता है, जब हम टेक्निकल जो टर्मोलॉजी है ना, जिसको हम जार्गॉन्स बेसिकली बोलते हैं, कि कोई बहुत ही टेक्निकल स्पेसिफिक टर्मोलॉजी, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे कोई आप कोई मे बी आप साइंटिस्ट है, ठीक है, और एक लेमैन को समझा रहे हो, ठीक है। अब जैसे मुझे भाई बिल्कुल ही नहीं पता मुझे साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, स्पेस साइंटिस्ट क्या होता है, और वो मुझे बिल्कुल बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, अपने टेक्निकल जार्गॉन्स में वो बात समझाएं, है ना, तो मैं उनसे मतलब
आधी बात संपट बैठेगी, आधी जो है वो सर के ऊपर से निकल जाएगी, है ना। तो उसमें क्या होगा कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, बोलना क्या चाह रहे हो वाला हिसाब आएगा ना, कि भैया बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, ये वाला फंडा आएगा। तो लगेगा ना कि भैया इसको सीधे सीधे शब्दों में समझा दो, नहीं पल्ले पड़ रहा हमारे इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें। आपने क्या बोला, बहुत अच्छा बोला, जो भी बोले बहुत बढ़िया बोले, है ना। इतने तेजस्वी पुरुष हैं या महिला हैं आप, जो भी बोले बहुत अच्छा लगा, सुनने में कान में बहुत अच्छा लगा, समझ में कुछ नहीं आया, संपट कुछ नहीं बैठा, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा था। तो अच्छा कम्युनिकेशन है क्या? मतलब ही नहीं समझ में आया तो कहेगा अच्छा कम्युनिकेशन। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, लेकिन आप अपनी बात ही अगर मुझे नहीं समझा पा रहे तो ठीक है, मैंने ये भी मान लिया कि मैं स्टूपिड हूँ, मुझे साइंस का बिल्कुल नहीं पता। अब कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली आप मुझे टेक्निकल भाषा में ही समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करें ना उसको, कृपया करके जितना आसान समझा सकते हैं उतना समझाने की कोशिश कीजिए। तो वो वाली बात है कि बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्निकल टर्मोलॉजीज जब हो जाता है ना, जारगॉन्स जो हो जाता है, या फिर आप कई बार पता है क्या करते हैं लोग, अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट दिखाने के लिए या बिल्कुल ही जीनियस दिखाने के लिए कई बार क्या होता है कि बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। जो बात बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से हो सकती है उसको आप गोल गोल घुमा के करेंगे। मतलब अगर मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे भाई मुझे मालूम है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती है ना, आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, या मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत हैवी बारिश हो रही है बाहर, या बहुत तेज़ बरसात हो रही है, ठीक है। अब इसको बोलने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं उसको अंग्रेजी में बोलूँ इट इज़ रेनिंग वेरी हेविली आउटसाइड। एक नॉर्मल आदमी जिसको अंग्रेजी आती है वो लाइन से समझ जाएगा कि भैया बारिश जो है तेज़ हो रही है बाहर, ठीक है। अब इसको मैं बोलूँ इट इज़ रेनिंग टोरेंशियली आउटसाइड, तो भैया कई बार आपको रेनिंग समझ में आया है ना, रेनिंग पल्ले पड़ा आपने कि रेनिंग हो रही है मतलब बारिश तो हो रही है। टोरेंशियली क्या बोल गए, मतलब क्या होता है टोरेंशियली, पता चला, गूगल करो भाई साहब, गूगल करो टोरेंशियली का क्या मतलब है, ठीक है। फिर लेकिन आपको समझ में आ गया कि बरसात से रिलेटेड कुछ तो बात हो रही है, ठीक है, वो आपके पल्ले पड़ गया। अब मैं आपसे यही बात बोलूँ कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। तो अब अगर आपको भाषा का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, अगर आपको नहीं आती वो भाषा और आपको ये मुहावरा ही समझ में नहीं आया कैट एंड डॉग्स, तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, है कुत्ते बिल्ली कहाँ से आ गए, ये तो नॉर्मल बारिश हो रही थी, बोलना क्या चाह रही है मैम, मतलब कुत्ते बिल्ली, हाउ, कैसे, नहीं समझ में आया ना। तो ये क्या हुआ, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा जो आप टेक्निकल या एक्सेसिव यूज़ ऑफ जारगॉन्स या एक्सेसिव यूज़ ऑफ टर्मोलॉजीज करते हैं, ये जानते हुए या समझते हुए कि सामने वाला व्यक्ति जो है उस बात को पल्ले नहीं पड़ रहा उसके, या वो लेमन है या उसको ये चीज़ नहीं आती, तो ये एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन, सबसे बड़ी बात कि भाई मैं कुछ आपसे बोल रही हूँ एंड आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप अपनी दुनिया में, मतलब मैं जबरन बक 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 किए जा रही हूँ, मतलब जिसको कहते हैं ना हम दीवारों से बात कर रहे हैं, हवा से बात कर रहे हैं, पेड़ों से बात कर रहे हैं, मेरी बात आपके कान तक तो पड़ रही है लेकिन दिमाग तक नहीं जा रही, ठीक है। मतलब आप सुन तो रहे हैं बट हेयर नहीं कर रहे, यू आर हेयरिंग इट आउट बट यू आर नॉट लिसनिंग इट, ठीक है। मतलब आपके कान के पर्दे पे मेरी आवाज़ पड़ रही है पर उसके अंदर जो दिमाग है उसमें कुछ नहीं पहुंच रहा, है ना। तो ये क्या हुआ, बेसिकली आप अटेंशन नहीं दे रहे, है ना, आप ध्यान नहीं दे रहे। कई बार होता है ना, ये होता है कई बार बहुत बोरिंग लेक्चर्स होते हैं क्लास में, तो ये होता होगा कि पीछे के बेंच पे बैठो और मैम जो है, मैम को ऐसा लगता है कि आप बैठ के बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं और आपको एक एक चीज़ पता है, और मैम उसी टाइम पे बोलती है कि यू स्टैंड अप, यू द गर्ल इन द थर्ड रो प्लीज़ स्टैंड अप एंड आंसर, कि मैंने अभी क्या समझाया बोर्ड पे, एंड यू आर लाइक हाँ या कुछ तो यस मैम, नो मैम, होता है ऐसा, होता है ना। तो इसको आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ अटेंशन। कई बार तो वो टेक्निकल जार्गन वाला फंडा आ जाता है कि भैया जो बोल रहे हो समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से चला गया पूरा, ये भी हो जाता है। और कई बार लैक ऑफ अटेंशन होती है कि अपन बैठे हैं और अपन सोच रहे हैं, है ना, मतलब बाहर बैठे बैठे वो चिड़िया दिख रही है तो चिड़िया देख रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि घर जाएंगे तो मम्मी ने आज खाने में, मम्मी बोल रही थी पालक पनीर बनाएंगे तो मम्मी ने बना के रखा होगा, या फिर अपन सोच रहे हैं कि आज शाम को डांस क्लास में जाना है तो वहाँ पे ये करना है, या आज शाम को कोई प्रैक्टिस है उसकी क्या बोलते हैं मैच की प्रैक्टिस है क्रिकेट की तो उसमें जाना है। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ कि आप हैं यहाँ पे लेकिन आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर है, ये तो बिल्कुल 100% कम्युनिकेशन बैरियर है। अनफेमिलियर एक्सेंट मतलब क्या, मतलब भाई साहब मुझे आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही आप क्या कह रहे हैं, है ना। मतलब ये भी वही बात हो गई कि भैया बोलना क्या चाह रहे हो। अनफेमिलियर एक्सेंट मतलब अब जैसे अंग्रेज़ी हमको आती है, अंग्रेज़ी आपको भी आ रही होगी, ठीक है, लेकिन भाई कई बार क्या होता है कि अमेरिकन इंग्लिश वो क्या 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 गोल 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 मुंह में बोल जाते हैं, पल्ले नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आता। उनके गाने जो हैं कहीं कहीं वो
थोड़ा बहुत जो समझने वाली भाषा है वो बोलो तो समझ में आए। कई बार भाषा की दिक्कत नहीं होती, कई बार चलो चीनी आदमी से जापानी बोलोगे तो उसको पल्ले नहीं पड़ेगा, ये तो समझ में आता है, ठीक है। या रशियन आदमी से जर्मन में बात करोगे तो भी उसके समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आता है, तो लैंग्वेज बैरियर हो गया। लेकिन एक्सेंट बैरियर ये हुआ कि भाषा तो आती है लेकिन भाषा समझ में नहीं आ रही। मतलब क्या कि भाई मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ लेकिन मुझे वो जो हॉलीवुड गिटपिट बोलते हैं ना, गिटपिट क्या बोल गए अंग्रेज़ी में, कुछ समझ में नहीं आया। तो वो वाली चीज़ हुई कि आप इतना जल्दी बोल गए, एक पर्टिकुलर एक्सेंट में बोल गए, आपकी ज़बान जो ऐसे रोल कर गई, तो हमको भाषा आते हुए भी हमें क्योंकि आपके बोलने का तरीका नहीं समझ में आया, आपका एक्सेंट नहीं समझ में आया, इसलिए हम आपकी बात नहीं समझे, हम ठीक समझे नहीं आपकी बात, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये जो है ये भी ऑब्वियसली आपका कम्युनिकेशन बैरियर है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। ओके, अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो अब जो है भाई साहब अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो चालू हो गए हैं, ठीक है। तो अब समझ लेना कि यहाँ पे अचीवर लेवल के क्वेश्चंस हैं। हालांकि अब पहला क्वेश्चन जो है व्हाट हैपेंस आफ्टर द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरेशन डेट के बाद क्या होता है, ठीक है। ये अभी तो आप लोग बहुत छोटे हैं, पढ़ा तो कमाते मामाते तो है नहीं, तो क्रेडिट कार्ड तो आप लोग के पास आपके नाम का होगा नहीं। एड ऑन मम्मी पापा ने दिला रखे हों तो बात अलग है, वैसे एड ऑन इतने छोटे बच्चों को शायद अभी नहीं दिलाते, हमारे टाइम पे तो नहीं दिलाते थे। खैर अभी अब खैर मम्मी पापा दीदी भैया जो भी हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको पता होगा आपको कि क्रेडिट कार्ड की जब डेट ख़त्म हो गई, डेट ख़त्म इन द सेंस एक्सपायर हो गई, मतलब क्रेडिट कार्ड पे आपने देखा होगा कि आपको इस तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं, है ना। देखो इस तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं, यहाँ पे फ़ोटो होती है, ठीक है। यहाँ पे नाम जो होता है XYZ जो है वो नाम लिखा होता है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर दिया होता है, ये जिस भी कार्ड का है, अब ये रुपए का है या मास्टर पे है वो लिखा रहता है ना, मास्टर कार्ड है, इस टाइप की चीज़ होती है। यहाँ पे बैंक का लिखा होता है, फॉर एग्जांपल IDBC बैंक कर देती हूँ मैं, ठीक है, IDBC बैंक। अब ये कौन सा कार्ड है वो लिखा होगा, सेलेक्ट कार्ड है कि पहला है कि प्रीमियम कार्ड है, जो भी, ठीक है। और यहाँ पे ही नीचे यहाँ पे इस जगह पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी डेट का कार्ड की डेट होती है, वैलिडिटी डेट, है ना। जैसे आपने माना कि ये कार्ड है आपका 9/8/2010 को बना है एग्जाम्पल, और एक्सपायरी डेट लिखी होगी यहाँ पे, ठीक है। एक्सपायरी के नीचे ने क्या लिखा होता है, एक्सपायरी के नीचे आपने लिख दिया 9/8/2015, ठीक है। अब भाई साहब आप ये मान लो कि 2015 जो है निकल गई, ठीक है। ये डेट जो है ये कार्ड की एक्सपायरी की डेट है। इसके बाद आप फिर से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और फिर आपको क्या होता है, नया क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, अगर आपने कोई धांधलेबाजी नहीं की है किसी ने, तो उसको क्या है, दूसरा क्रेडिट कार्ड जो है वो रिन्यू हो जाता है, ठीक है। हो सकता है अपग्रेड भी हो जाए, पर ये एक्सपायरी डेट निकलने के बाद, मतलब ये जो कार्ड की डेट निकल गई, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हो डेबिट कार्ड की हो, दोनों की ही हो, तो क्या मतलब होता है इसका, क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिक्रीज हो जाएगी? नहीं, वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट तब डिक्रीज होती है जब आपके सिबिल का स्कोर खराब होता है, ठीक है। आपके सिबिल का स्कोर अगर खराब होगा तो वो चीज़ निर्धारित करेगी कि आपके क्रेडिट की जो लिमिट है वो बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। वो चीज़ निर्धारित करेगी। अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, अगर आपने कोई, आप डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, अगर आप पेमेंट अपने टाइमली कर रहे थे, अगर सब कुछ सही है, तो आपकी लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, आपने कोई जिसको कहते हैं कि टाइमली पैसा नहीं भरा, या आपने अपनी पेनल्टीज़ नहीं भरी, या XYZ, तो आपकी लिमिट डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस जो हैं ये हो सकते हैं, लेकिन ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। बैंक डिसाइड करता है आपके सिबिल स्कोर को देख के, ठीक है। ये सिंपल समझ गए फंडा। तो इसका क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरेशन डेट से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप ये नहीं कर रहे तो पहले भी कर सकता है वो, ठीक है। दूसरी बात, कार्ड ब्लोज अप। व्हाट डू मीन बाय कार्ड ब्लोज अप? कार्ड ब्लोज अप मतलब क्या, विस्फोट हुआ और फूट गया, इसके अंदर कोई बारूद होता है क्या जो विस्फोट होकर फूट जाएगा? ये तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई लक्ष्मी बम, सुतली बम की बात थोड़ा ना कर रहे हैं हम, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं भाई। तो ये तो बिल्कुल ही जो है नॉर्मल सा आंसर है ही नहीं, अजीबो गरीब टाइप का आंसर है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कार्ड नो लॉन्गर वर्क। जाहिर सी बात है कि भैया आपने, पता चला कि आपने क्रेडिट कार्ड कहीं डाला, आपने स्वाइप किया, या आजकल तो वाईफाई इनेबल्ड होंगे, आपने किया और उन्होंने कहा कि डिक्लाइन हो गया ट्रांजैक्शन। सर वो तो ट्रांजैक्शन जो है डिक्लाइन हो गया है, हो ही नहीं रहा है, स्वाइप ही नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप कई बार देखते हैं कि यार ऐसा तो नहीं है कि CVV नंबर गलत है, या आपको लगता नहीं पर ये तो वाईफाई कार्ड है, ऐसे ही चलना चाहिए। फिर आप देखते हैं, फिर आपको कहा जाता है कि भैया ये जो है, ये आपका जो कार्ड है वो क्या
क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है, मतलब डेट से बाहर निकल गया है। जाहिर सी बात है, जैसे मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो काम करना बंद कर देती है ना, असर करना बंद कर देती है, वैसे ही जब कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो वो नो लॉन्गर इन यूज होता है। सो द आंसर इज क्रेडिट कार्ड नो लॉन्गर वर्क्स। ठीक है, नाउ 12th क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यू हैव टू ड्रॉप योर फ्रेंड एट हिज होम ऑन योर बाइक। ठीक है, इफ अदर फ्रेंड्स ऑफर यू अ ड्रिंक देन व्हाट शुड यू डू। अब ये देखो भैया, ये एथिक्स और मोरालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कायदे कानून और नियम और लीगैलिटी का भी क्वेश्चन है। कैसे है, अब बात समझो सीधी सीधी सी। जब मैं आपसे ये बात करती हूँ कि क्या आप, अभी तो देखो बहुत छोटे हो, है ना, अभी तो ये ड्रिंक एंड ड्राइव तो सवाल ही नहीं उठता। ड्रिंक एंड ड्राइव तो खैर कभी करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन अभी तो बहुत छोटे एग्जाम्पल के हिसाब से भी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना, ऐसा दिया हुआ है ना किताब में, तो मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, वरना मैं तो पर्सनली पूछूंगी ना ये क्वेश्चन आप लोगों से। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। पहली बात तो अभी आप लोग 18 के नहीं है तो ड्राइव करने का तो सवाल नहीं उठता। वो बात अलग है कि आप लोग बिना लाइसेंस के भी ड्राइव कर लेते हैं, लर्निंग लाइसेंस पे ड्राइव कर लेते हैं, या कई बार के पास तो लर्निंग लाइसेंस भी नहीं होता, उससे पहले ही ड्राइव कर लेते हो, है ना। वो स्कूटी और मोपेड और वो छोटी मोटी जो गाड़ियां हैं वो तो ड्राइव करने ही लगते हो, बाइक भी दिला देते हैं आजकल तो बच्चों को 9th-10th के बाद। तो कहीं ना कहीं वो गलत है, ट्रैफिक के नियमों के हिसाब से गलत है, तो वो अपने आप में मैं आई विल नेवर एंडोर्स दैट, फर्स्ट थिंग। नाउ ठीक है, तो ये बाइक वाला फंडा एक तो आपके लिए, ये आपके लिए सवाल नहीं है, ये आपको सिर्फ अपना दिमाग जो है सवाल में लगाना है और आपको जवाब देना है। ठीक है, बाइक वाला बात है। दूसरी बात, ड्रिंक तो ऑब्वियसली मतलब बहुत छोटे हो, है ना, प्यूरिटैनिकल रीज़न अपन ना भी दें कि भाई शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वाला रीज़न ना भी दें, तो भी एक एज होती है ना कोई चीज़ करने की। देयर शुड बी एन एज। आपको एक काम कुछ भी करने का एक उम्र होती है, एक उम्र में वो काम अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी आप लोग की वो उम्र नहीं है ये सब सोचने करने की, अभी आप लोग की उम्र जो है ये भटकने वाली नहीं है। ठीक है, तो ड्रिंक वाला फंडा तो वैसे ही वो होता जाता है, लेकिन खैर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मोरालिटी, एथिक्स और लीगैलिटी तीनों ही एस्पेक्ट को हम ये समझते हैं कि आपको मान लीजिए है ना, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको अपने किसी फ्रेंड को अपनी बाइक पे बिठा के घर छोड़ना है। ठीक है, और वहीं पर आपके बाकी दोस्तों ने आपसे बोला कि यार कोई फ्रेंड है, उसने कहा कि आज मैं ना गाड़ी से नहीं आया हूँ या गाड़ी से नहीं आई हूँ और मुझे ना प्लीज़ कहीं पे वो आज मुझे तू घर छोड़ देना। इस तरह की बात हो गई, तय हो गई, आपने कमिट भी कर दिया। फिर बाकी सारे दोस्त यार मिल गए, ठीक है, और उन्होंने बोला कि यार एक ड्रिंक कर ले। एक ड्रिंक करने में क्या जाता है, छोड़ा ही हो बाद में, अभी पार्टी चल रही है, एक आध ड्रिंक कर ले, एक आध पैक पी ले, फिर चले जाना। इस टाइप की बात हुई तो क्या हुआ, इस टाइप की बात हुई तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। पहली चीज़, ड्रिंक एंड ड्राइविंग शुड नेवर गेट मिक्स्ड, कभी भी नहीं। बड़ा लिखा होता है, अपनी जीवन की अगर आपको फिक्र नहीं है तो अगले के जीवन की फिक्र कीजिए जो सड़क पे चल रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आप तो बहुत बढ़िया और आप चला लेंगे, आप सुपरमैन हैं, तो आप नहीं हैं। ठीक है, व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ड्रग और यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अल्कोहल, या किसी भी नशे के जब आप इन्फ्लुएंस में होते हैं तो आपका दिमाग जो है काम नहीं करता। ये सच्चाई है ना। आपका दिमाग जो है, आपकी जो पूरी जो 100% आपकी सोचने समझने की क्षमता है वो काम नहीं करती, कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा करता है तो यू शुड ऑल्सो से कि नहीं, आपको ये नहीं करना है। मम्मी पापा भैया दीदी कोई भी, कि भैया इवन इफ़ यू वांट टू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड यू शुड नॉट डू दिस। ठीक है, आपको कम से कम ड्राइव नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट पुट अदर पीपल एट रिस्क। आप वो लोग जो सड़क पे चल रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उनका जीवन खतरे में डालें, और जो लोग आपके साथ बैठे हैं आप उनका जीवन भी खतरे में डालें। तो ड्रिंक एंड ड्राइव तो अपने आप में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आप टेक अ कपल ऑफ स्टेप्स एंड लीव। नो, यू शुड नेवर डू दैट। मतलब आपने एक बूंद पी तो भी, आपने 1-2 पेग पिए तो भी, आपने आधी बोतल पी ली तो भी। ठीक है, मतलब अगर कहीं खुदा न खास्ता रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, कोई चीज़ हो जाए, गाड़ी पलट जाए, आपकी गलती नहीं है, आप तो बिल्कुल सही चल रहे थे, आपने सिर्फ 2 सिप पी, उससे कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल सही चल रहे थे और गाड़ी जो है वो आई, एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले ने आपको कट मारा और आप जाके डिवाइडर में आपने गाड़ी जो है वो रैंप कर दी। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके बाद भी इंश्योरेंस जब मिलने की बात आएगी ना गाड़ी में, अगर आपकी तब को ज़्यादा चोट लग गई तो इंश्योरेंस में अगर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया है तो कवर होगा ही नहीं। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस का पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, और किसी भी प्रकार के उसमें आपको डिटेन भी किया जा सकता है बिकॉज ऑफ कि आप एल्कोहल के उसमें इन्फ्लुएंस में आप गाड़ी चला रहे थे। सामने वाला जो है ना वो बिल्कुल पूरी उसकी गलती होते हुए भी वो कट लेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो बिल्कुल ये 1-2 सिप के भी चक्कर नहीं है, पीना ही नहीं होता है। ठीक है,
फिनिश योर ड्रिंक, फिनिश तो पीने ही नहीं है तो फिर फिनिश की तो बात ही खत्म हो गई, फिनिश की तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया ना, आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये तो, जो ना अपन पिएंगे ही नहीं तो ख़त्म कहाँ से करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही बाहर हो गई बात। फिनिश योर ड्रिंक। सबसे बड़ी बात है से नो टू ड्रिंक, मतलब क्या आप बिल्कुल साफ तौर पे ये बोलेंगे कि नहीं मुझे अभी ड्राइव करना है और आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। एंड अभी तो आप सिटीजन ऑफ द कंट्री में हम एग्जैक्टली ये है कि बाय बर्थ अगर आप देखते हैं तो आप बाय बर्थ अभी सिटीजन ऑफ द कंट्री होंगे जहाँ तक है, ठीक है। अभी आपको तो वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले तो पीने का राइट तो आपके पास वैसे ही नहीं है, तो ये तो बात ही खत्म हो जाती है। तो द बेसिक मोरालिटी जैसा मैंने कहा कि थर्ड पर्सन पे इसको रख के समझना, ठीक है, थर्ड पर्सन पे, अपने ऊपर तो एग्जाम्पल भी मत लेना, थर्ड पर्सन पे इसको रख के समझना। इसका मतलब क्या हुआ, दैट यू हैव टू से नो टू द ड्रिंक, ठीक है। सो द आंसर, ऑब्वियस आंसर इज सी, से नो टू द ड्रिंक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रोल मॉडल। अगर हम बात करते हैं रोल मॉडल की मतलब रोल मॉडल क्या होता है, रोल मॉडल वो व्यक्ति जो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें लगता है कि बिल्कुल काश हम इसके जैसे बन जाए, है ना, बिल्कुल ही हम सोचते हैं कि यार वो मेरा रोल मॉडल है। मतलब वो किसी का भी कोई भी रोल मॉडल हो सकता है आपके लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है। किसी के लिए कोई एक्टर कई बार रोल मॉडल होता है, कई बार किसी के लिए कोई बहुत अच्छा स्टेट्समैन है तो वो रोल मॉडल होता है, कई बार कोई बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है तो वो रोल मॉडल होता है, कई बार कोई एक्टिविस्ट है सोशल, कई बार वो बहुत बड़ा रोल मॉडल होता है, कई बार आपके दादाजी आपके लिए रोल मॉडल होते हैं, कई बार आपकी दादी माँ आपके लिए रोल मॉडल होती हैं, कई बार आपका के पापा आपकी मम्मी आपके लिए रोल मॉडल होते हैं, कि आप जिसको देख के आपका दिल करे कि बस ये जो बंदा है ना ये सबसे सही है, मतलब मुझे बिल्कुल इसके जैसा बनना है, या मुझे अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लानी है जो बिल्कुल इसके जैसी हो, ठीक है। आप उसको अपना आदर्श बनाते हैं ना, मतलब बिल्कुल आदर्श क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत हाई पेडिस्टल पे खड़ा करते हैं और आप उसको देख के वैसा बनने की कोशिश करते हैं, या आपको लगता है कि काश मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाएं, काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। कई बार टीचर बहुत बड़ी रोल मॉडल होती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, रोल मॉडल नॉट नेसेसरली बहुत बिग एंड फेमस लोग हो, ज़रूरी नहीं होता। कई बार रोल मॉडल आपके आसपास की दुनिया में होते हैं, आसपास ही अगर नज़र घुमा के देखोगे तो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं, या आप जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में जिसको आप एक पेडिस्टल पे रखते हैं और आपको लगता है यार ये जो है ना ये बहुत सही है, मतलब ये जो बंदा है ना या ये जो बंदी है ये बहुत सही है, मतलब मुझे ना लाइफ में ऐसा बनना है, ये जो फंडा होता है ना ऐसा बनना है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक और बात बताऊँ इसमें, ये अगेन मैं आपको लगेगा कि मैम अपनी बातें करती हैं, लेकिन मैं आप ही की उम्र की थी 9th क्लास में, और मैंने उस टाइम पे ये कहीं पढ़ा था, जो मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत इफेक्ट की थी कि आप कितना ही लोगों से इन्फ्लुएंस हो, आप कितना ही लोगों को पसंद करें, उनको चाहें, उनको सराहें, वो सब कुछ है, लेकिन आपको कभी भी किसी को रोल मॉडल के तौर पर सेट नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि इंसान है, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल। उनकी अगर आप उनकी खूबियों के लिए उनको फोकस कर रहे हैं तो उनमें कुछ खामियां भी होंगी, ठीक है। तो आप कई बार उनको निगलेक्ट कर जाते हैं या ओवरलुक कर जाते हैं उन खामियों को, क्योंकि आप इतना ज़्यादा आप उस इंसान की पर्सनैलिटी से इन ऑ होते हैं, राइट। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू बिकम योर ओन पर्सन, बी योर ओन सेल्फ, डोंट ट्राई टू मॉडल योर सेल्फ ऑन एनीवन, ट्राई टू बी योर ओन सेल्फ। यू कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, यू कैन लाइक पीपल, यू कैन फॉलो देयर फुटस्टेप्स, यू कैन डू व्हाट दे डू इन अ पॉजिटिव वे, राइट। बट बिल्कुल पूरी तरह किसी की छाया बनना या किसी की प्रति छाया बनना या किसी की जेरोक्स कॉपी बनना इज़ नेवर अ गुड आइडिया, ठीक है। सो पर्सनली स्पीकिंग, ये मैं अपना कह रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन इसका नहीं हो रहा है कि मैं क्या सोचती हूँ, अभी हम सब्जेक्टिव बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए एक रोल मॉडल का। वो व्यक्ति जो आपका आदर्श है, जाहिर सी बात है उसका क्या सबसे पहली बात होनी चाहिए, क्या ये ज़रूरी है कि वो आपसे बड़ा हो उम्र में, बिल्कुल नहीं। कई बार कोई बहुत छोटी मलाला यूसुफजई कई लोगों के लिए रोल मॉडल है, ठीक है, और वो बहुत छोटी सी थी, मतलब 14-15 साल की आयु में उस बच्ची को, मतलब अब तो वो बहुत बड़ी हैं लेकिन अब तो वो शादीशुदा हैं, बड़ी हैं, लेकिन उस बच्ची को गोली मारी थी तालिबान ने, ठीक है। तो क्या वो बड़ी थी? नहीं। यू डोंट हैव टू बी ओल्डर टू बिकम अ रोल मॉडल। आप जो चीज़ करते हैं, आप कई बार अपनी जो चीज़ें आप करते हैं, कई बार वो बच्चे जिनको आपको मालूम है राष्ट्रपति जो है वो ब्रेवरी पुरस्कार जब देते हैं, है ना, बहादुरी का जो पुरस्कार दिया जाता है, वो बच्चे अपने आप में एक, जिसको आप कहते हैं ना, एक मिसाल कायम करते हैं। तो वो उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, मैच्योरिटी भी लेना देना उम्र के साथ नहीं होता। आप ये कह सकते हैं एक्सपीरियंस जो है उम्र के साथ आता है, लेकिन कई आप देखेंगे कि कई बच्चे जो होते हैं कम उम्र के लोग, उनमें बहुत गंभीरता होती है, उनमें बड़ी परिपक्वता होती है, उनमें बड़ा ठहराव होता है, वो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं कि वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। तो उम्र जो है कहीं से भी कोई फंडा नहीं है। आप चाहें तो आप आज भी इस उम्र में भी कुछ ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जो बाकी लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित
करेगी, ठीक है। सेट रूल्स फॉर यू टू फॉलो, ऑफ कोर्स नॉट। अगर कोई इंसान आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, ठीक है, कोई इंसान अगर आपके लिए ये तय कर रहा है कि तुम्हें ये करना है, राइट, और वो अगर आपको अच्छे वे में अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वो आपके लिए आपके गोल्स, आपकी ज़िंदगी की जो राह है वो तय कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिक्टेट कर रहा है, राइट, वो कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मोटिवेट करने में और डिक्टेट करने में अगेन फ़र्क होता है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट राइट। सेट अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आप ज़िंदगी में कुछ ऐसे करिए कि आप बन के रहें मिसाल दुनिया के लिए, है ना। मतलब क्या, आपको एक पॉजिटिव आदर्श जो है स्थापित करना है, आपको एक पॉजिटिव एग्जाम्पल जो है, एक रोल मॉडल वो स्थापित करता है, ठीक है। तो आंसर इज ऑफ कोर्स ए। अब आखिरी में नहीं, आखिरी 2 क्वेश्चन हैं एक्चुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस रिक्वायर्स नॉलेज इन फूड एंड न्यूट्रिशन। भैया फूड एंड न्यूट्रिशन की बात हो रही है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा चर्चा किया जाने वाला मुद्दा है ये। मतलब चर्चा किए जाने वाला मतलब आज को आपको मालूम है, पीपल हैव बिकम वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस। पहले के लोग जो थे बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, घी मलाई खा खा के शरीर बना होता था, तो कोई बीमारियाँ घर ही नहीं करती थी। आपने अपनी दादी परदादी से कभी पूछेगा तो कहता है बिल्कुल हमारा बेटा एकदम अच्छा अनाज खा के हमारा शरीर बना हुआ है, हमको ज़रूरत नहीं पड़ती तुम्हारे ये सप्लीमेंट खाने की, है ना। तो ये जो बात हो रही है ना कि आज की डेट में आप बात करते हैं हेल्थ केयर की, या आज की डेट में आप बात करते हैं वज़न घटाने की, बढ़ाने की, मेटाबॉलिज्म की, या आपके जो आप क्या क्या बोलते हैं उसको कैलोरी काउंट करने की, या कार्ब्स एंड प्रोटीन रिच डाइट खाने की, या फिर जब आप बात करते हैं कि कितने वाइटामिन्स मिनरल्स हैं। हमारे जो घर के खाने बनते थे उसमें आप कभी जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे पूछेगा, वो ये बात नहीं करते आपसे कि इसमें वाइटामिन बहुत ज़्यादा है, इसमें मिनरल बहुत ज़्यादा है ना। वो एक पूरा जिसको आप कहते हैं होलसम मील बनाते थे, जिसमें न्यूट्रिशन अपने आप बैलेंस होते थे। इस तरह से वो खाना बनाया जाता था कि उसमें अपने आप चीज़ें जो थी बैलेंस हुआ करती थी थाली में, ठीक है। आजकल ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अप हो गई हैं आजकल, क्योंकि हेल्थ स्केयर्स इतने आ गए हैं, इतनी ज़्यादा लोगों को लाइफ स्टाइल एलिमेंट्स इतने ज़्यादा घेर लिए हैं लोगों को, या आप कह सकते हैं इतनी समस्याएं लोगों को होने लगी हैं कि ये आयाम के तौर पे एक मेडिकल साइंस का आप बात कर सकते हैं, या होम साइंस के एक रूप में आप कह सकते हैं कि बात जो है वो निकली है। और ये एक प्रोफेशन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। व्हेन यू काउंट योर मैक्रोज, आपने कितने मैक्रोज खाए हैं, या आपने कितनी कैलोरी कंज्यूम की है, या मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, या BMI इंडेक्स क्या है, ये बातें पहले नहीं होती थी, है ना। तो ये बातें जो करता है वो कौन है, आप ये बात समझिए। जो उस पर नाम लिखे ऑप्टिशियन, ऑब्वियसली नॉट ऑप्टिशियन का फूड एंड न्यूट्रिशन से क्या बात है। हाँ, वो ये ज़रूर बता सकता है कि भैया गाजर खाया करो, उससे आँख जो है वो तेज़ होती है ना, ये वो बताएंगे। कार्डियक सर्जन तो आप जानते हैं कि कार्डियक सर्जन जब मैं बात करती हूँ तो फूड एंड न्यूट्रिशन की बात, हाँ, कार्डियक सर्जन इस सेंस में कर सकता है कि भाई हाई कोलेस्ट्रॉल का खाना मत खाओ, गुड फैट बैड फैट ये बता सकते हैं वो आपको। और वो क्या कह सकते हैं कि ये मत करो वरना दिल का दौरा पड़ सकता है ना, ब्लॉकेज आ सकता है, बाईपास करानी पड़ सकती है, ओपन हार्ट की नौबत आ सकती है। तो खाने पर ज़रा आप ध्यान दीजिए। और फिर वो आपसे क्या कहते हैं कि अच्छा एक काम कीजिए, मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, आप डाइट चार्ट ज़रा बनवा लीजिए, है ना, कि आपको क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है। खाना अगर आपका इसी तरह चलता रहा, अगर आपके जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल वैसे ही बढ़ता रहा, और वैसे ही आप स्मोक करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, तो बहुत जल्दी जो है आप क्या है भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ये जो है ये आपको कार्डियक सर्जन बता सकता है, ठीक है। लेकिन कार्डियक सर्जन इसमें डील नहीं करता। कार्डियक सर्जन क्या मतलब हृदय विशेषज्ञ बोलेंगे उनको, मतलब जो दिल की बीमारी का इलाज करते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और कार्डियो सर्जन ऑब्वियसली जो सर्जरी करते हैं। क्लियर है, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज में भाई साहब जो डिफेंस सर्विसेज कौन सी हो गई अपनी, आर्मी, नेवी, है ना, एयरफोर्स, इनकी अगर आप बात करते हैं तो फोर्सेज में खाने पीने की मनाही नहीं होती, ठीक है। खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको बताया जाएगा कि आपकी बॉडी मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए आपको फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो फिटनेस पे काम वहाँ पे किया जाता है। लेकिन डिफेंस सर्विसेज आप कहें कि वो फूड एंड न्यूट्रिशन में स्पेशलाइज करती हैं, ऐसा नहीं होता। उनमें डॉक्टर्स होते हैं, उनमें भी लोग होते हैं जो कि खाना पीना क्या बन रहा है मेस में, ये चीज़ जो है वो देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिफेंस सर्विसेज इसमें स्पेशलाइज नहीं करता है। तो कौन बचता है, सीधी सी बात है, बात हो रही है फूड एंड न्यूट्रिशन मतलब क्या, डाइट की, खाने की। तो जाहिर सी बात है कौन व्यक्ति आया भैया, डाइटिशियन आया। हालांकि ये देखा जाए तो अचीवर लेवल का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। खैर ठीक है, तो आंसर इज डाइटिशियन। अब यह क्या है अपना आखिरी
इस पे अपन चर्चा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव यूनिवर्सल वैल्यू। यूनिवर्सल वैल्यू मतलब जब हम बात करते हैं कि हम वर्ल्ड सिटीजन्स हैं, है ना, हम पूरा जो पृथ्वी है हम उसके नागरिक हैं, है ना, हम पूरी यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ जो हमेशा हर जगह पर हर तरह से सही होती हैं, उनको जब हम बोलते हैं ना, हम उनको कहते हैं वैल्यू एजुकेशन वगैरह पढ़ते होगे, है ना, तो उसमें होगा। अब उसमें ऑनेस्टी जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कहीं पढ़ा था और इस बात में मैं बहुत 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 विश्वास करती हूँ दैट इफ़ व्हेन यू आर ऑनेस्ट एंड यू आर करेजियस, राइट, आप में अगर ऑनेस्टी है, सच्चाई है और आप में हिम्मत है, तो वो जो दो चीज़ें हैं वो दुनिया की सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं, आपकी जितनी क्वालिटीज़ हैं सबको गारंटी करती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टी होना, सच्चाई होना, ये अपने आप में यूनिवर्सल वैल्यू है। मतलब ये बहुत बड़ी यूनिवर्सल वैल्यू है। क्या आप अपने काम को लेके आप कितने सच्चे हैं, आप अगर उसमें आप में सच्चाई आप लैक करते हैं आपके कैरेक्टर में, तो आप कहीं पे भी लाइफ में नहीं पहुंचेंगे। अगर आप कितना किस किस को धोखा दे देंगे, किस किस से झूठ बोल लेंगे, और एक झूठ को बोलने के लिए 50 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो सच्चाई जिसको कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो जाहिर सी बात है कि ऑनेस्टी तो बेस्ट पॉलिसी है, तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सल वैल्यू है ना, तो इसमें तो आप ये बोल नहीं सकते। कंपैशन मतलब 3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक होती है कंपैशन, एक होती है एम्पैथी, एक होती है सिंपैथी। ठीक है, तो जब हम कंपैशन की बात करते हैं, एम्पैथी की, सिंपैथी की, तो ये क्या भाव हो गए? करुणा का भाव, है ना। जब आपने किसी व्यक्ति के लिए या किसी इंसान के लिए आप में प्यार है, करुणा का भाव है, आप उससे जुड़ पा रहे हैं, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप किसी की कोई चीज़ है तो आपका आंख भर आती है या आपका दिल जो है वो पसीज जाता है ना, तो आप उसको बोलते हैं सिंपैथी। किसी के लिए दया भाव है आपके मन में होना। एम्पैथी होना मतलब आप किसी व्यक्ति से आप उसकी समस्या को समझ पा रहे हैं, आप उससे जुड़ पा रहे हैं। अगर आप में ये भाव है कि यार ये आपको उस पर दया नहीं आ रही, आप उसकी तकलीफ को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो आप उसे क्या कर रहे हैं? एम्पैथाइज कर रहे हैं। आप उसको अपने आप को उसकी जगह पे रखकर आप उसकी चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, है ना। और कंपैशन भी वही चीज़ है कि आप यू आर कंपैशनेट पर्सन, यू एक्चुअली कैन गो आउट एंड मेक अदर्स फील हैप्पी अबाउट देम। यू कैन गो आउट एंड मेक पीपल फील वैल्यूबल एंड गुड एंड यू हैव दैट फीलिंग। आपके अंदर एक वो करुणा का भाव है कि आप दूसरों को यू कैन मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। और एक इंसान के तौर पर बहुत ज़रूरी है कि आप कंपैशनेट हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पैसा कमा लेते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास ग्रेड क्या आते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, ये सब चीज़ें दीज आर सेकेंडरी। जैसा कहा जाता है कि जिस दिन आप मरते हैं, जब आप जाते हैं, जब आप डेथ बेड पे होते हैं, यू थिंक अबाउट द गुड थिंग्स इन लाइफ। आपकी लाइफ आपके दिमाग में, साइंटिफिक फैक्ट है, व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड आपका दिमाग है, इवन व्हेन यू डाई, तो आपके दिमाग को एक रिवर्स में, जिसको आप कहते हैं ना फ्लैशबैक, जो स्टोरी है, पिक्चर है, वो चलती है। और वो स्टोरी और वो पिक्चर जब चलती है ना, तब ये नहीं पूछा जाता, या आपका दिमाग ये नहीं प्रोसेस करता कि आपने कौन सी प्रेजेंटेशन टॉप की थी, या ये नहीं बोलता कि आपने जब आप एग्ज़ाम में फर्स्ट आए थे तो क्या हुआ था, है ना। ये चीज़ें नहीं आती हैं आपके दिमाग में। वही चीज़ें आती हैं जो इंसानी रिश्ते, इंसानी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, इस तरह की चीज़ें, करुणा, कंपैशन, ये भाव आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बी कंपैशनेट। तो ये तो अगर आप कहें नॉट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिम्मेदारी मीन्स जब आप किसी चीज़ को लेके आपका कर्तव्य आप समझते हैं। ठीक है, एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी राइट कम्स विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी राइट, कोई भी अधिकार बिना जिम्मेदारी के आपको नहीं मिलता। आप जब अपने आप को एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जब हम कहते हैं कि कोई अगर सड़क पे आप जा रहे हैं, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और आप उसको अस्पताल ले जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? दैट वी ओनली एक्टेड। और आपको कोई थैंक्स बोलता है तो आप क्या बोलते हैं? वी ओनली, ये तो हमारा फ़र्ज़ था, या हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वी एक्टेड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या कहीं पर अगर आपको कोई चीज़ ऐसी पता चलती है जो जिससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि भाई ये हमारा कर्तव्य है, यह हमारा दायित्व है आपको बताना। या आपको कुछ पता चलता है कि आगे आप जा रहे हैं एक पटरी पे, और अगर आपने देखा कि कहीं ट्रेन की पटरी थोड़ा सा कहीं डिरेंजमेंट है उस पर, ठीक है, और आप अपना काम छोड़ के, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वो छोड़ के आप भागते हुए जाते हैं, जो क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे जाके आप स्टेशन गार्ड को या जो भी वहाँ पे अफसर मिलता है उसको आप बताते हैं कि आगे ऐसे ऐसे पटरी जो है वो टूटी हुई है या वहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो आप क्या कर रहे हैं?
आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी जो है, जो अपना नैतिक दायित्व है वो निभा रहे हैं। तो बिना नैतिकता के या बिना दायित्वों के आप सोशल, या आप कह सकते हैं कि आप क्या नहीं बन सकते, आप एक यूनिवर्सल सिटीजन या आप एक वर्ल्ड सिटीजन अच्छे बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब यूनिवर्सल वैल्यू की बात आ रही है तो ये तीनों ही चीज़ें हम समझ गए हैं कि ऑनेस्टी, कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों ही क्या है, आपकी वैल्यूज़ हैं, आपकी यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट जो आता है, जाहिर सी बात है वो ऑप्शन में रहता है कि वो एक यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब कि आप अपने फ़ायदे के लिए, मतलब जैसे मैंने आपको पटरी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आपने वो देख लिया, आपको ये मालूम है कि ट्रेन यहाँ से आती है, बहुत लोग होंगे, अगर डिरेलमेंट हो गया, अगर आपने कहा तो कितने लोगों की जान जाएगी। ठीक है, आपने अपना काम छोड़ के आप भागे। लेकिन अगर वहीं पे आप ये सोचते हैं कि यार मैं तो इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और मैं अगर उस इंटरव्यू के लिए लेट हो गया, या मुझे तो अपना असाइनमेंट पूरा करना है, मुझे क्या लेना देना, मेरी जिम्मेदारी थोड़ा है, रेलवे वालों को देखनी चाहिए थी, ये उन्होंने क्यों नहीं देखी। ट्रेन अगर पटरी से उतरी है तो कोई मुझे थोड़ा बोलने वाला है, पूछने वाला है, मैं तो हुई नहीं, मेरा काम थोड़ा ही है कि मैं जाके रेलवे वालों को बताऊँ। उनने क्यों नहीं सर्वे किया, उनको पता होना चाहिए थी। मैं तो अपना इंटरव्यू दूंगा या मैं तो अपना असाइनमेंट पूरा करूँगा, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो ये आप सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना देख रहे हैं, आपको ये नहीं लग रहा उसमें आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई मेरी जिम्मेदारी थोड़ा है, मेरा काम थोड़ा है कि मैं काम करते बैठूं। तो यू आर बीइंग सेल्फिश, यू आर बीइंग अ वेरी वेरी बैड एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आप एक बहुत ही इंसान के तौर पे, आप हो सकता है वो असाइनमेंट पास कर लें, हो सकता है वो इंटरव्यू एक्सेल कर लें, बट इंसान के तौर पर आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, और कई बार ऐसी जगहें होती हैं, सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जब आपको किसी को जवाब नहीं देना होता, आपको खुद को जवाब देना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद को उस ऐसी अवस्था में आप अपने आप को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, आप अपने आप को सही ठहरा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इंसान का खुद की नज़र में सही होना बहुत ज़रूरी होता है, भगवान से भी दुनिया दुखी है। ठीक है, तो इसके साथ आ गए हैं हम बेसिकली एंड पे। हमने कर लिए हैं क्वेश्चंस पूरे और हमने लाइफ स्किल्स की हैं। इसके साथ जो सवाल हमने किए, हमने लाइफ स्किल्स के बहुत सारे, जो आप कह सकते हैं कि आयाम डिस्कस किए, बहुत सारी चीज़ें हमने लाइफ स्किल की डिस्कस की है ना। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, आज का सेशन इंटरेस्टिंग होगा। कई बार क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन कई बार सेशन इंटरेस्टिंग हो, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो, वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं। ठीक है, आपको और भी जो हमने लाइफ स्किल्स पे चैप्टर किए हुए हैं, पढ़ाई की हुई है, वो आप जाके देखेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे। तो वहाँ पे IGQ पे आप जाएंगे तो उसमें लाइफ स्किल आपको मिलेगा। वहाँ पे और भी हमारे लेक्चर्स हैं जो लाइफ स्किल से रिलेटेड आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड आई एम श्योर आपको पढ़ के मज़ा आएगा, सुन के मज़ा आएगा एक्चुअली। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप आपको चाहते हैं तभी तो आप हमारी लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, तो किससे कनेक्टेड रह सकते हो? मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे, यूट्यूब पे, और कहाँ पे? इंस्टा पे, फेसबुक पे, और कहाँ पे? टेलीग्राम पे। ठीक है, 100% फ्री चैनल है, ख़रीदना वरीदना कुछ नहीं है। ठीक है, लाइफ स्किल है एक तरह से, जिसको कहा जाता ना कि एजुकेशन जो है सब तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। ठीक है, तो आपको कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, कोई बाय नाउ पे लेटर वाला फंडा यहाँ पे आपको नहीं मिलता। ठीक है, आपको 100% फ्री चैनल है, 100% फ्री उपलब्ध है आपको, और जो भी पढ़ाई आप करना चाहते हो वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी एक ही जगह पर। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं ये तो ठीक है लाइफ स्किल ओलंपियाड, लेकिन मैं बाकी पढ़ाई कैसे करूँ। सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, एंड जो बातें मैंने पढ़ाई वो आपकी संपट बैठी होंगी, है ना, वो वाली चीज़ नहीं होगी, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होगा कि ऊपर से उड़ गई। ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।